सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल वंस अगेन। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी। आज हम पहुंच चुके हैं बेटा क्लास 12th हिस्ट्री के चैप्टर नंबर 5 पे। इस चैप्टर का नाम है थ्रू द आइज ऑफ द ट्रैवलर्स। अब इस चैप्टर के अंदर हम बहुत सारे ट्रैवलर्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। वैसे तो बहुत सारे का मतलब यही है कि मेनली हम तीन जो ट्रैवलर्स हैं उनके बारे में पढ़ेंगे, यानी तीन ऐसे ट्रैवलर्स जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं इंडियन हिस्ट्री में और जिनके बारे में हमें जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हर किसी के पर्सपेक्टिव को जानेंगे। ये चैप्टर आपको शायद क्लास 12 की हिस्ट्री के अंदर जितने भी चैप्टर्स हैं ना, उन सब में से बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाला है, क्योंकि ये मेरा वन ऑफ द फेवरेट चैप्टर हुआ करता था। और जब भी मैं क्लास 12 में थी, जिस टाइम उस समय में, तो इसी वजह से ये आपको भी बहुत अच्छा लगेगा, मुझे पूरी उम्मीद है। और बहुत अच्छे से भी हम इस चैप्टर को समझने वाले हैं। सबसे पहले तो एक चीज़ याद रखना बेटा, जब हम इस चैप्टर को डिस्कस कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि जो एनसीईआरटी है वो पूरी की पूरी कवर करी गई है। तो अगर इस वीडियो को देखने के बाद आपने एनसीईआरटी कवर नहीं भी करी है तो भी आपका काम चल जाएगा, बिकॉज मैंने जैसे कि आपको बताया यहाँ पे एनसीईआरटी से ही सारे नोट्स यहाँ पे बनाए गए हैं। और नोट्स की टेंशन लेने की तो आपको ज़रूरत है ही नहीं, वो कहाँ से मिलेंगे कैसे मिलेंगे वो मैं वीडियो में आपको बता दूंगी आगे। तो हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर 5 थ्रू द आइज ऑफ द ट्रैवलर्स, जो कि है क्लास 12 हिस्ट्री का पार्ट। और ये जो अलग अलग यहाँ पे एलिमेंट्स आपको दिख रहे हैं छोटे छोटे, ये सारे एलिमेंट्स आपको याद आएंगे जब आप चैप्टर पढ़ रहे होगे। तो चलो शुरू करते हैं। ये वीडियो एक वन शॉट वीडियो रहने वाला है, यानी एक ही वीडियो के अंदर हम पूरा का पूरा चैप्टर कंप्लीट कर लेंगे, तो टेंशन लेने की ज़रूरत है ही नहीं। स्टार्ट करते हैं। अब थ्रू द आइज ऑफ ट्रैवलर्स, ये जो नोट्स हैं ये मेरे ही हैंड रिटन नोट्स हैं, एनसीईआरटी से बनाए गए हैं, तो बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं है। आपको नोट्स भी बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप खुद से ही नोट्स यहाँ से नोट डाउन करते हुए चल सकते हो, वो आपके नोट्स भी रेडी हो जाएंगे। तो थ्रू द आइज ऑफ ट्रैवलर्स जो चैप्टर है, इसमें सबसे पहले स्टार्टिंग से ही हम अगर बात करें तो हम देखते हैं ऑब्जेक्टिव्स एंड एम्स ऑफ ट्रैवलर्स। यानी ऑब्जेक्टिव यानी किस लिए वो यहाँ पे आते थे और उनका एम क्या होता था, मकसद क्या होता था, किस लिए ट्रैवलर्स आया करते थे। ट्रैवलर्स कौन होते हैं? जैसे आप गए कहीं घूमने के लिए गए, आप किस लिए गए घूमने? क्योंकि आपका मन करा था, आप कोई ऐसी जगह जाना चाहते थे, आप बीच देखना चाहते थे तो आप बीच वाली जगह पे गए। अगर आप स्नो देखना चाहते थे तो आप स्नो वाली जगह पे गए। तो इसी प्रकार से ट्रैवलर्स क्यों आया करते थे, क्या सोचते थे, वो ये देखते हैं। तो कई बार जो ट्रैवलर्स थे बेटा पुराने ज़माने में, वो वर्क के सर्च में आते थे, यानी काम को सर्च करते हुए आते थे, जॉब के पर्पस से आया करते थे। ठीक है, पहला ये हो गया। टू एस्केप फ्रॉम नेचुरल डिजास्टर्स। दूसरा कारण क्या था कि कई बार किसी जगह पे कोई प्राकृतिक आपदा आ गई या कोई ऐसी प्रॉब्लम हो गई, तो उस वजह से भी ये लोग एक जगह से दूसरी जगह जाया करते थे। एज ट्रेडर्स, मर्चेंट्स, सोल्जर्स, प्रीस्ट या पिलग्रिम्स। तो कई बार ट्रेडर्स की तरह बिजनेस के पर्पस से आया करते थे, कई बार सोल्जर की तरह इनको लेकर आया जाता था एक जगह से दूसरी जगह, कई बार प्रीस्ट की तरह यानी जो पुजारी होते हैं, पंडित होते हैं, उनकी तरह आया करते थे एक जगह से दूसरी जगह, और कई बार पिलग्रिम्स की तरह, यानी कि कोई ऐसा धार्मिक स्थल है, उस जगह पे घूमने के लिए जाना है, उस जगह पे दर्शन करने जाना है, तो वहाँ पे भी वो जाया करते थे। इस तरीके से यहाँ पे जितने भी ट्रैवलर्स थे वो आते थे। यानी किसी भी जगह से कोई भी ट्रैवलर अगर ट्रैवल कर रहा है तो उसके ये सारे पर्पस हो सकते हैं। ड्रिवन बाय अ सेंस ऑफ एडवेंचर। और कुछ ट्रैवलर्स हमारे जैसे भी होते हैं जिनका घूमने का बहुत मन करता है और उनको एडवेंचर बहुत पसंद होता है, तो इसीलिए वो कई बार एडवेंचर के पर्पस से भी जाते थे नई नई जगह को एक्सप्लोर करने। सब्जेक्ट मैटर ऑफ ट्रैवलर्स अकाउंट। अब देखते हैं ये जो ट्रैवलर्स थे, इन्होंने, ये हमारी तरह नहीं थे बेटा। आज के टाइम में हम क्या करते हैं, कहीं घूमने गए, कोई जगह अच्छी लगी तो उस जगह पे हमने कुछ कुछ पिक्चर्स क्लिक करी, उसको इंस्टाग्राम पे अपलोड कर दिया, फोटोज़ लगा ली, व्हाट्सएप पे स्टेटस लगा लिया, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दी। ठीक है, और जैसा भी एक्सपीरियंस रहा थोड़ा बहुत सोशल मीडिया पे शेयर कर दिया। बट उस समय में तो ऐसा नहीं होता था ना। तो जो ट्रैवलर्स आया करते थे वो एक अपना ट्रैवल अकाउंट बनाते थे और उसमें वहाँ पे वो कैसा कैसा कहाँ पे क्या क्या चीज़ एक्सपीरियंस कर रहे हैं, अच्छा बुरा सब कुछ मेंशन करते थे। अपने बारे में भी मेंशन करते थे और आसपास के एनवायरनमेंट के बारे में भी मेंशन किया करते थे। तो सब्जेक्ट मैटर क्या है भाई इनके अकाउंट्स का? ये जो ट्रैवलर अकाउंट्स है इनके अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं, ये कोर्ट के अफेयर के बारे में बताते थे, यानी राजा का जो दरबार है उसके अंदर क्या क्या चीज़ें कैसे कैसे फंक्शन कर रही हैं, ये सारी चीज़ों की जानकारी इनसे हमें मिल जाती है। उसके बाद कुछ अगर रिलीजियस इश्यूज चल रहे हैं, कोई धार्मिक इश्यूज देखने को मिलते थे तो उसके बारे में भी ये बताते थे। साथ ही साथ आर्किटेक्चरल फीचर्स जो होते हैं मॉन्यूमेंट्स के, उनको भी बताते थे। यानी अगर ताजमहल बनाया गया, अगर तुगलक जो फोर्ट है, तुगलकाबाद का जो फोर्ट है वो बनाया गया, तो उसकी क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या फीचर्स हैं वो बताते थे। किसने बनवाया, क्या सोच के बनवाया, उसका मेन पर्पस क्या रहा होगा, ये सारी चीज़ें वो ध्यान में रखते थे।
अब ट्रैवलर्स की बात करें तो हम मेनली 3 ट्रैवलर्स के बारे में बात करने वाले हैं यहाँ पे, ठीक है। 3 ट्रैवलर्स रहेंगे यहाँ पे और यही तीनों ट्रैवलर्स के बारे में एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। तो बिल्कुल ध्यान से सुनना, ये जो चार्ट है ना ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि इससे 1 मार्क्स वाले जो क्वेश्चन आते हैं, स्पेशली एमसीक्यूज जो आते हैं, वो तो ईजिली सॉल्व हो जाएंगे। तो बहुत ध्यान से सुनते हुए चलना। तो देखो, सबसे पहला जो ट्रैवलर है उसका नाम है अल बिरूनी। अल बिरूनी कब आता है, सेंचुरी याद रखनी है, कब आता है, 11th सेंचुरी के अंदर आता है। कहाँ से आता है, कंट्री क्या थी, उज्बेकिस्तान से आता है। और लैंग्वेज क्या थी, जिस लैंग्वेज में इसने अपनी किताब को लिखा वो लैंग्वेज थी अराबिक। उसके बाद जो बुक लिखी उस बुक का नाम क्या था, किताबुल हिंद, ठीक है। उसके बाद किस रूलर के समय में आया, उस समय में इंडिया के अंदर किसका रूल चल रहा था, या फिर वहाँ पे जहाँ से वो आया है वहाँ पे किसका रूल चल रहा था, तो वो महमूद गजनी के समय में आया, ठीक है। सब्जेक्ट मैटर ऑफ अकाउंट्स, अब इसके जो ट्रैवलर अकाउंट है उसके अंदर हमें क्या क्या चीज़ें मिलती है। इसने रिलीजन के बारे में लिखा है, इसने फिलॉसफी के बारे में लिखा है, एस्ट्रोनॉमी के बारे में लिखा है, सोशल लाइफ के बारे में लिखा है, और मेट्रोलॉजी के बारे में, मेडिसिन के बारे में, उसके बाद कास्ट सिस्टम के बारे में, इन सारी चीज़ों के बारे में इसने अपनी किताब के अंदर मेंशन किया। तो क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है, ट्रैवलर का नाम अल बिरूनी, कौन सी सेंचुरी में आया बेटा, 11th सेंचुरी में आया, कहाँ से आया, उज्बेकिस्तान से आया, और लैंग्वेज क्या थी बुक की, अराबिक, ठीक है। और बुक का नाम क्या था, किताबुल हिंद, ठीक। किसकी रेन के दौरान आया, महमूद गजनी की रेन के दौरान आया। वेरी गुड। अब सेकंड ट्रैवलर की बात करें अगर हम, जिसका नाम है इब्न बतूता, नाम तो याद आ ही गया होगा आपको, और एक सॉन्ग भी याद आया होगा, आई गेस इस पे एक सॉन्ग भी बना हुआ है बहुत अजीब सा, ठीक है। तो इब्न बतूता जो था वो 14th सेंचुरी के दौरान आता है इंडिया के अंदर, और कंट्री थी इसकी मोरक्को, मोरक्को से आया था ये। इसने भी अपनी किताब अराबिक में लिखी थी। तो 3 में से 2 ट्रैवलर्स ऐसे हैं जिन्होंने अपनी किताब को अराबिक लैंग्वेज में लिखा है, पहला तो अल बिरूनी और दूसरा इब्न बतूता। इसकी बुक का नाम क्या था बेटा, इब्न बतूता की बुक का नाम था रिहला, ठीक है। रिहला भी बोल सकते हो उसको, रिहला भी बोल सकते हो। तो ये थी इसकी किताब का नाम। और ये किसकी रेन के दौरान आया था, उस समय में रेन चलती थी, किसका शासन था उस समय में, मोहम्मद बिन तुगलक का शासन चलता था, यानी इंडिया के अंदर तुगलक डायनेस्टी रूल कर रही थी, उस समय की बात है। इसने क्या क्या लिखा, इसने तो बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें लिखी हैं। इसने कोकोनट के बारे में लिखा है, ये कोकोनट को देखकर तो बिल्कुल शॉक हो गया, नारियल जो होता है ना उसको देखकर शॉक हो गया। उसके बारे में इसने पूरा एक डिस्क्रिप्शन लिख डाला जो हम आगे सोर्सेज में भी पढ़ेंगे। उसके बाद इसने पान के बारे में लिखा, इसने इंडियन सिटीज़ के बारे में लिखा, एग्रीकल्चर कैसे होता था, ट्रेड कैसे होता था, और कम्युनिकेशन सिस्टम कैसे चलता था, यहाँ पे स्लेवरी कैसे होती थी, गुलामी कैसे करी जाती थी, इन सारी चीज़ों के बारे में इसने इसके अंदर मेंशन किया। तीसरा, ये इसका नाम लेते हुए मैं इतना मुंह क्यों बना रही हूँ, ये आपको समझ में आ जाएगा, ये है ही इस लायक, ठीक है। क्या नाम था इसका, फ्रांकोइस बर्नियर नाम था। फ्रांकोइस बर्नियर 17th सेंचुरी के अंदर आता है बेटा, और ये फ्रांस से आया था, ठीक है। इतना तो मुझे पसंद नहीं है, और आप भी जब इसके बारे में पढ़ोगे ना तो आपको भी इससे नफरत हो जाएगी, गुस्सा आएगा इसके ऊपर बहुत ज़्यादा, क्योंकि ये बहुत बायस्ड इंसान था, हमेशा एक तरफ की तारीफ करते हुए इसने चीज़ें लिखी हैं। तो ये फ्रांस से बिलोंग करता था, तो इसने यूरोप की तारीफ इतनी ज़्यादा भर भर के करी है ना अपने टेक्स्ट के अंदर कि ऐसा लग रहा है कि इंडिया घूमने नहीं आया, बस इंडिया को क्रिटिसाइज करने के लिए आया, ठीक है। तो इसने क्या किया, फ्रांकोइस बर्नियर 17th सेंचुरी के अंदर इंडिया में आता है, फ्रांस से आता है। फ्रांस से आया बेटा, तो अपनी कौन सी भाषा के अंदर लिखेगा बुक को, इंग्लिश में लिखता है, यू नो। उसके बाद इसकी बुक का नाम क्या था, ट्रैवल्स इन द मुगल एम्पायर। क्या नाम था, ट्रैवल्स इन द मुगल एम्पायर, यानी जब मुगल एम्पायर का शासन चल रहा था इंडिया के अंदर, उस दौरान ये इंडिया के अंदर आता है, यानी शाहजहां और औरंगजेब उस समय में इंडिया में रूल करते थे, तब की बात है। ओनरशिप ऑफ लैंड के बारे में लिखता है कि ज़मीन की ओनरशिप किस किस के पास होती थी, कैसे कैसे डिवाइडेड था, टाउन्स कैसे थे, शहर कैसे थे, आर्टिसंस के बारे में लिखा। और एक बहुत मेन चीज़ इसने क्रिटिसाइज़ किया है बेटा भर भर के इंडिया को, वो जब हम आगे इसके बारे में पढ़ रहे होंगे ना तब समझ में आएगा, ठीक है। अल बिरूनी और इब्न बतूता ठीक है भाई, वो अच्छे हैं और बहुत अच्छी अच्छी बातें भी करी है उन्होंने, इसलिए हम उनसे नफरत नहीं करते हैं। इस इंसान से आप थोड़ा सा जल सकते हो, आपको गुस्सा आएगी इस पर, ठीक है। जान भी ले भाई जलने का कारण क्या है, क्यों हम इससे इतना ज़्यादा गुस्सा होंगे। तो सबसे पहला अल बिरूनी से स्टार्ट करते हैं। अल बिरूनी का जन्म हुआ था बेटा 973 में, और कहाँ पे हुआ था, ख्वारिज़्म में हुआ था। ख्वारिज़्म कहाँ है, उज़्बेकिस्तान में ही है। ख्वारिज़्म वॉज एन इम्पॉर्टेंट सेंटर ऑफ लर्निंग। उस समय में ख्वारिज़्म एक बहुत ज़्यादा लर्निंग का इम्पॉर्टेंट सेंटर था, एक बहुत ज़्यादा बढ़िया केंद्र था पढ़ाई करने का। रिसीव्ड, इसी वजह से इसको बहुत बेहतरीन एजुकेशन मिलती है।
उस समय में जो सबसे बेस्ट एजुकेशन सिस्टम अवेलेबल था ना, इसको वैसी एजुकेशन उस समय में मिलती है, प्रॉपर क्वालिटी एजुकेशन। ही वॉज वेल वर्स्ड इन सेवरल लैंग्वेजेस, इसको बहुत सारी अलग अलग प्रकार की भाषाएं आती थी, जैसे सीरियक लैंग्वेज आती थी, अराबिक, पर्शियन, हिब्रू, संस्कृत, अलग अलग प्रकार की भाषाएं आती थी। इन 1017 यानी 1017 में वेन सुल्तान महमूद, जब महमूद गजनी इंडिया में इन्वेड करते हैं, आगे मतलब आगे बढ़ते हैं, इन्वेडेड ख्वारिज्म, जब ख्वारिज्म में इन्वेड करते हैं ये जाके, पहले उज्बेकिस्तान में इन्वेड करते हैं, तो ही टुक सेवरल स्कॉलर्स, तो वहां पे इन्होंने क्या किया, बहुत सारे अपने साथ स्कॉलर्स को लेकर गए। स्कॉलर्स यानी ऐसे लोग जो पढ़े लिखे हैं, उनको लेकर गए, पोइट्स को लेकर गए और अपनी कैपिटल वापस लेकर आ गए गजनी में, ठीक है, गजनी में लेकर आ गए वापस। और अल बिरूनी भी इन्हीं सारे लोगों के ग्रुप में से एक था। ही स्पेंट द रेस्ट ऑफ हिज लाइफ इन गजनी, और वो अपनी बाकी की जिंदगी गजनी में ही बताता है, अंटिल हिज डेथ, जब तक उसकी डेथ नहीं हो जाती है। डेथ कब हुई थी इसकी, जब ये 70 ईयर्स का था तब इसकी डेथ हुई थी। When the Punjab became a part of the Ghaznavid Empire, तो पंजाब जो था वो गजनविद एम्पायर का पार्ट बन चुका था। He travelled widely in पंजाब, इसने पंजाब में बहुत ट्रैवल किया और नॉर्दर्न इंडिया के पार्ट में भी बहुत ज़्यादा ट्रैवल किया, ऐसे आया ये इंडिया के अंदर, ठीक है। He spent years in the company of ब्राह्मणा प्रीस्ट, अब इसने बहुत समय बिताया, ब्राह्मण जो होते थे उनके पास बैठकर ये नॉलेज लेता था। ऐसे ही तो इसको संस्कृत लैंग्वेज आई, कैसे आती, संस्कृत लैंग्वेज इसने सीखी। एंड स्टडिंग रिलीजियस एंड फिलोसफिकल टेक्स्ट, बहुत सारे रिलीजियस फिलोसफिकल टेक्स्ट इसने पढ़े, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इसकी किताब जिसका नाम था किताबुल हिंद, जो कि अल बिरूनी ने लिखी थी, अराबिक में है ये किताब 80 चैप्टर्स के अंदर डिवाइडेड थी और इसमें बहुत सारे अलग अलग प्रकार के सब्जेक्ट्स थे, जैसे कि यहाँ पे रिलीजन के बारे में मेंशन किया गया था, फिलॉसफी के बारे में लिखा गया था, फेस्टिवल्स यानी त्योहारों के बारे में लिखा गया, एस्ट्रोनॉमी तो आप समझते ही हैं, और एल्केमी जो कि वर्ड है केमिस्ट्री से रिलेटेड, तो इसके बारे में यहाँ पे लिखा गया। और मैनर्स और कस्टम्स, क्या क्या प्रकार के, किस किस प्रकार के रीति रिवाज हुआ करते थे, इनके बारे में भी लिखा गया। सोशल लाइफ कैसी थी, लोग कैसे जीते थे, कैसे रहते थे, ये सारी बातें भी लिखी गई। वेट्स और मेजर्स के बारे में लिखा गया। आइकॉनोग्राफी, नाम से ही पता चल रहा है, यानी जो चिन्ह होते हैं, आइकन्स होते हैं, उनके बारे में लिखा गया। लॉज और मेट्रोलॉजी के बारे में भी लिखा गया, मेट्रोलॉजी भी मेजरमेंट से ही रिलेटेड है, तो इसके बारे में भी यहाँ पे लिखा गया था। तो ये सारे सब्जेक्ट्स पे, डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट्स पे जो किताबुल हिंद थी अल बिरूनी की, वो बेस्ड थी। ही अडॉप्टेड अ डिस्टिंक्ट स्ट्रक्चर, इनका स्ट्रक्चर कैसा था, वेरी इंपॉर्टेंट। इन ईच चैप्टर, हर एक चैप्टर के शुरुआत में, बिगनिंग में एक क्वेश्चन होता था। Following this up with a description based on Sanskrit traditions and concluding with a comparison with other cultures. तो क्या होता था, स्टार्टिंग में एक क्वेश्चन होता था और उसके बाद उसका डिस्क्रिप्शन दिया होता था, आगे उसको डिस्क्राइब किया गया होता था, संस्कृत ट्रेडिशंस के अंदर उसको बताया जाता था कि कैसे क्या क्या चीज़ें होती हैं। एंड कंक्लूडिंग विद अ कंपेरिजन विद अदर कल्चर्स, और बाकी जितने भी कल्चर्स थे अलग अलग प्रकार के, उनके साथ भी कंपेयर किया जाता था कि कैसे कैसे कौन कौन से कल्चर्स जो हैं वो कौन कौन से कस्टम्स को फॉलो करते हैं। इनके ऑब्जेक्टिव क्या थे, अल बिरूनी के क्या ऑब्जेक्टिव थे, बाय राइटिंग अ बुक, ये बुक लिखकर क्या बताना चाहते थे, हेल्प टू दोज हु वांट टू डिस्कस रिलीजन क्वेश्चंस टू हिंदूज, मतलब जितने भी रिलीजियस क्वेश्चंस हैं जो लोग हिंदूज से पूछना चाहते हैं, वो सारे क्वेश्चंस को इसमें आंसर किया गया था इस बुक के अंदर, और इनका ऑब्जेक्टिव भी यही था इस बुक को लिखने का। एज एन इन्फॉर्मेशन टू दोज हु वांट टू एसोसिएट विद हिंदूज, मतलब उनके लिए एक तरीके से ये इन्फॉर्मेशन का सोर्स था, जो लोग हिंदू कल्चर के बारे में जानना चाहते हैं उनके लिए ये जो टेक्स्ट था ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। आगे देखिए, अगर हम ट्रांसलेशन वर्क्स ऑफ अल बिरूनी, यानी अल बिरूनी के जितने भी वर्क्स थे तो उनकी ट्रांसलेशन कैसे होती है, किस किस भाषा के अंदर होती है, तो एग्जैक्टली ये बुक थी बेटा जो आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, ठीक है। तो ये बुक थी जिसकी मैं बात कर रही हूँ, जिसका नाम था किताबुल हिंद। इसको अराबिक लैंग्वेज के अंदर लिखा गया है, तो जिन बच्चों को अराबिक पढ़नी आती होगी वो इसको पढ़ पा रहे होंगे। अल बिरूनी ट्रांसलेटेड द वर्क्स ऑफ यूक्लिड, जो ग्रीक मैथमेटिशियन थे, उनके वर्क को भी इन्होंने संस्कृत में ट्रांसलेट किया, और इन्होंने पतंजलि संस्कृत वर्क ऑन ग्रामर इनटू अराबिक, तो पतंजलि के जो संस्कृत वर्क थे ग्रामर के ऊपर जितने भी वर्क्स थे उसको अराबिक लैंग्वेज के अंदर ट्रांसलेट किया। तो ट्रांसलेशन करना इनके लिए ईजी था क्योंकि इनको काफ़ी सारी अलग अलग लैंग्वेजेस आती थी। एंड ही वॉज ऑल्सो वेरी वेल एजुकेटेड,
राइट। ओरिजिन ऑफ द वर्ड हिंदू, अब ये हिंदू शब्द कहाँ से आया इस बारे में भी बताया, ये बताना तो बनता ही है क्योंकि ये बुक ही इस बारे में लिख रहे हैं, हिंदू ट्रेडिशंस के बारे में, कल्चर्स के बारे में लिख रहे हैं, तो उसके बारे में डिस्क्रिप्शन नहीं देंगे तो लोगों को जानकारी कहाँ से मिलेगी। तो क्या बताया इन्होंने, द टर्म हिंदू वॉज डिराइव्ड फ्रॉम अ पर्शियन वर्ड, ये वर्ड जो है वो एक पर्शियन वर्ड से, फारसी वर्ड से निकला, यूज्ड इन 6th and 5th सेंचुरी BC, जो कि 6th या 5th सेंचुरी BC में ही यूज किया जाता था, टू रेफर टू द ईस्ट ऑफ द रीजन रिवर सिंधु, यानी सिंधु रिवर के ईस्ट साइड में, सिंधु रिवर के क्रॉस करके जब हम आगे जाते हैं, यानी बेसिकली जिसको हम इंडस रिवर बोलते हैं, तो वो सारे लोग जितने भी हैं वहाँ पे जो लोग रह रहे हैं उनको हिंदू के नाम से जाना गया। ठीक है, सिंधु हिंदू तो राइम कर रहा है, इस वजह से ये चीज़ें जो है वो हुई। अब देखो इंडस वर्ड इंडिया, देख रहे हो, इस प्रकार से जो वर्ड्स हैं वो बने। द अरब्स, जो अरब्स थे उन्होंने क्या बोला, कॉल दिस रीजन अल हिंद, जो अरब्स थे उन लोगों ने इस रीजन को बोला अल हिंद, और एंड इट्स पीपल हिंदी, और यहाँ के लोगों को, रहने वाले लोगों को हिंदी बोला गया। आज के टाइम में हिंदी इज अ लैंग्वेज, बट उस समय में हिंदी लोगों को बोला जाता था उन लोगों को जो सिंधु रिवर के उस साइड पे रह रहे हैं। लेटर टर्क्स रेफर, बाद में टर्क्स जो हैं वो आते हैं और वो रेफर करते हैं टू द पीपल ऑफ ईस्ट ऑफ द इंडस एज हिंदू, फिर ये लोग टर्क्स जो हैं वो बोलने लग जाते हैं हमको हिंदू, कि हम लोग हिंदू हैं। देयर लैंड एज हिंदुस्तान, और जिस ज़मीन पे हम रहते हैं दैट इज़ हिंदुस्तान, एंड देयर लैंग्वेज एज हिंदवी, तो अभी भी लैंग्वेज को हिंदी नहीं बोला गया है, क्या बोला गया है, हिंदवी, हिंदवी लैंग्वेज को यहाँ बोला गया। 3 बैरियर्स, 3 मुश्किलें आई दैट अल-बिरूनी फेल्ट ऑब्स्ट्रक्टेड अंडरस्टैंडिंग ऑफ अनफेमिलियर प्लेसेस, मतलब ऐसी जगहें जिनको वो जान नहीं पा रहा है, तो उन जगहों को जानने में 3 मुश्किलें आई उसको। कौन कौन सी 3 मुश्किलें थी, सबसे पहली प्रॉब्लम थी बेटा लैंग्वेज की, कि वो समझ नहीं पा रहा था कि क्या भाषा है क्या नहीं है, उन चीज़ों को नहीं समझ पा रहा था एग्जैक्टली, क्योंकि उसको हिंदी लैंग्वेज थोड़ी आती थी, वो संस्कृत सीख गया था बट हिंदी लैंग्वेज उतने अच्छे से थोड़ी आती थी उसको। डिफरेंस इन रिलीजियस बिलीव्स एंड प्रैक्टिसेस, उसको समझ नहीं आता था कि एक जगह तो ऐसा लिखा हुआ है कि ये सारी चीज़ें फॉलो होनी है, वहीं पे कुछ लोग इसको फॉलो कर रहे हैं और कुछ लोग नहीं कर रहे हैं, कुछ लोग फॉलो कर भी रहे हैं तो वो अपने तरीके से कर रहे हैं, तो इतना डिफरेंस क्यों है, ये सारी बातें उनको समझने में बहुत प्रॉब्लम आती थी। सेल्फ एब्जॉर्प्शन एंड इंसुलेटिंग ऑफ लोकल पीपल, यानी जो लोकल लोग थे वहाँ के, उनके बीच में घुलना मिलना बड़ा मुश्किल हो जाता था इसके लिए, क्योंकि बहुत सारा डाइवर्सिटी जो थी वो यहाँ पे थी, इसीलिए कई बार इसको समझ में ही नहीं आता था चीज़ें यहाँ की जो थी। तो 3 मेनली बैरियर्स थे, लैंग्वेज की प्रॉब्लम, दूसरी चीज़ अलग अलग प्रकार के बिलीव्स और प्रैक्टिसेस, और तीसरी चीज़ लोकल पीपल के अंदर सेल्फ एब्जॉर्प्शन कर पाना थोड़ा सा मुश्किल होता था इसके लिए। अल-बिरूनीज डिस्क्रिप्शन ऑफ द कास्ट सिस्टम, अब इसने बताया है अपनी किताब के अंदर कास्ट सिस्टम के बारे में, वेरी इंपॉर्टेंट। अल-बिरूनी ट्राई टू एक्सप्लेन द कास्ट सिस्टम बाय लुकिंग फॉर पैरेलल्स इन अदर सोसाइटी। तो अब क्या चलती है, चीज़ें ऐसी चलती है कि ये पैरेलल करके बताता है, साथ साथ 2 चीज़ों को लेकर चलता है। कहता है कास्ट सिस्टम इज़ नॉट अ न्यू थिंग, कोई ऐसी बहुत नई चीज़ नहीं है। क्यों, क्योंकि ऐसे ही टाइप की कुछ चीज़ें हैं जो दुनिया में चलती हैं, बट वो कास्ट पे बेस्ड नहीं है, बट कुछ कुछ ऐसा ही है। तो क्या बताता है ये देखते हैं। इन एंशियंट पर्शिया, ये कहता है पर्शिया में ना, प्राचीन समय में पर्शिया में क्या होता था, पर्शिया में सॉरी क्या होता था, वहाँ पे 4 कैटेगरीज थी जिनको रिकॉग्नाइज करते थे, हम जानते थे नाइट्स एंड प्रिंसेस मॉन्क्स के नाम से, फर्स्ट कैटेगरी। दूसरी होती थी फायर प्रीस्ट एंड लॉयर्स, फिर उसके बाद तीसरी फिजिशियन और एस्ट्रोनॉमर्स की होती थी, और फोर्थ पीसेंट्स एंड आर्टिसंस की होती थी। तो ये 4 कैटेगरी में डिवाइड होता था पर्शिया। ठीक है, इसके बारे में बताया गया एंशियंट टाइम में। तो यानी इस प्रकार से यहाँ पे डिवीजन था, जैसे हम देखते हैं ना इंडिया के अंदर जो डिवीजन था, यानी इस प्रकार से मैं इसको पिरामिड कह सकती हूँ, राइट। तो इस प्रकार से बना होता था जिसमें सबसे ऊपर ब्राह्मण्स आते थे। ठीक है, उसके बाद बताया गया कि फिर कौन आता है, क्षत्रिय आते हैं, उसके बाद कौन आता है, वैश्यास आते हैं, एंड उसके बाद लास्ट में आते हैं शूद्रास। ठीक है, इस प्रकार से ये सिस्टम यहाँ पे चलता था। तो ये सिस्टम जो था वो बेटा बर्थ बेस्ड था, जो इंडिया वाला सिस्टम है वो बर्थ बेस्ड है, वो बर्थ बेस्ड है और वो कास्ट बेस्ड है। बट यहाँ पे देखो ऑक्यूपेशन बेस्ड है चीज़ें। जहाँ की ये बात कर रहा है, कहाँ की बात कर रहा है, ये पर्शिया की बात कर रहा है, वहाँ पे कैसा है, वहाँ पे ऑक्यूपेशन बेस्ड है, मतलब आदमी क्या काम कर रहा है उसके अकॉर्डिंग उसकी क्लास डिवाइड हो रही है। सो सोशल डिवीजन वर्ड नॉट यूनिक टू अल-बिरूनी। तो अल-बिरूनी कहता है ये मेरे लिए कोई नई चीज़ नहीं है कि मैं सोशल डिवीजन देख रहा हूँ, समाज में जो उसको भागीदारी या फिर अलग से अलग अलग डिवाइड कर रखा है, ये चीज़ देख रहा हूँ, ये कोई नई बात नहीं है। ऐसा होता है और बहुत सारी जगह होता है, बट ऐसा नहीं होता है एग्जैक्टली जैसा इंडिया में था। इन स्पाइट ऑफ हिज एक्सेप्टेंस ऑफ द ब्राह्मणिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ द
कास्ट सिस्टम, उसने समझ लिया था, ब्राह्मण ने जो डिस्क्राइब किया था उसको कास्ट सिस्टम पूरा। अल-बिरूनी डिसअप्रूव्ड ऑफ द नोशन ऑफ पॉल्यूशन, ठीक है। अल-बिरूनी ने कहा ठीक है, जो भी उसने बातें सुनी, जो भी कास्ट के बारे में, कास्ट सिस्टम के बारे में समझा, वो ब्राह्मण्स के साथ रह के समझा। मैंने आपको बताया कि वो ब्राह्मण से ही संस्कृत सीखा और उनसे ही उसने बहुत सारे संस्कृत टेक्स्ट समझे और ये सारी चीज़ें समझी। बट एक चीज़ को लेकर वो बिल्कुल भी यहाँ पे खुश नहीं था, और एक चीज़ को लेकर वो हमेशा बोला करता था। क्या बोलता था वो हमेशा? वो कहता था बाकी सारी चीज़ें तो ठीक है, बट इस पिरामिड के अंदर जिसको आप लास्ट में रख रहे हो ना, जिनको मैंने बताया, जिनको आप क्या बोल रहे हो, शूद्रास बोल रहे हो, और इनको आप क्या बोल रहे हो कि ये पॉल्यूटेड है। क्या बोल रहे हो बेटा? कि ये पॉल्यूटेड है, यानी अगर आप इनको देख लेते हैं या गलती से टच कर लेते हैं तो आप भी पॉल्यूटेड हो जाएंगे, यानी आप भी एक तरीके से अछूत हो जाएंगे। तो ये जो चीज़ है ये बहुत गलत है। तो इस बात पे अल-बिरूनी मानने से मना कर देता है कि ये चीज़ बहुत गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। ही रिमार्क द एवरीथिंग, ही रिमार्क दैट एवरीथिंग, ये कहता है कि देखो भाई, सीधी सी बात है, कोई सी भी चीज़ हो दुनिया के अंदर विच फॉल्स इनटू द स्टेट ऑफ इम्प्योरिटी स्ट्राइव्स एंड सक्सीड्स इन रिगेनिंग इट्स ओरिजिनल कंडीशन ऑफ प्योरिटी। इफ इट वर नॉट सो, इंसिस्टेड अल-बिरूनी, लाइफ ऑन अर्थ वुड हैव बीन इम्पॉसिबल। द कंसेप्शन ऑफ सोशल pollution instinct to the caste system was according to him contrary to the laws of the nature। सीधी सी बात यहीं पे कही गई है। क्या कहा गया है? इस कास्ट सिस्टम को क्रिटिसाइज किया गया है, और ये जो पॉल्यूशन वर्ड है, ये जो पॉल्यूटेड वर्ड है, जो यूज किया गया है किसके लिए? शूद्रास के लिए, और जो आउटर कास्ट जिनको घोषित किया जाता है उनके लिए ये चीज़ बोली गई है कि ये बहुत गलत है, ये सही नहीं है, ह्यूमनली ही नहीं है। तो क्या बोला है? सीधे सीधे बताती हूँ मैं। इस लाइन के अंदर ये बोला है कि अल-बिरूनी कह रहा है कि कोई भी ऐसी चीज़ जिसको आप ये बोल देते हो कि ये चीज़ इम्प्योर है, मतलब सही नहीं है। जैसे लाइक आई हैव दिस इरेजर, छोटी सी इरेजर है ये, मैंने बोल दिया ये इम्प्योर है, बिल्कुल भी प्योर नहीं है, ठीक है, और ये बहुत गंदी है, इसको टच भी नहीं करेंगे हम, बिल्कुल इसको दूर रख देते हैं। तो अब ये जो इरेजर है या फिर जो भी चीज़ है वो क्या करेगी? वो अपनी प्योरिटी को वापस रीगेन करने की कोशिश करेगी। अब ये तो नॉन लिविंग है, ये लिविंग नहीं है, अपने लिए फाइट नहीं कर सकती है, लड़ नहीं सकती है, बट अगर इंसान की बात करूँ तो वो कोशिश करता रहेगा वापस से उस स्टेट के अंदर आने के लिए, यानी जब उसको भी प्योर समझा जाए, उसको भी उतनी ही रिस्पेक्ट मिले, ऐसी चीज़ें हो, ठीक है। तो यही यहाँ पे बोलता है। जैसे आप देखते हो ना बेटा, वाटर जो है वो एक एरिया में अगर थोड़ा सा गंदा हो भी गया है तो वाटर का फ्लो अगर चल रहा है कॉन्टिन्यूसली, तो वो एरिया धीरे धीरे क्लीन हो जाएगा। तो अल्टीमेटली कहने का मतलब यही है कि अगर आप किसी को भी ऐसा इम्प्योर घोषित कर दे रहे हो या बोल दे रहे हो कि ये इंसान पॉल्यूटेड है, तो वो स्ट्राइव करता रहेगा, वो कोशिश करता रहेगा जब तक वो उस कैटेगरी के अंदर नहीं आ जाता है। लाइफ ऑन अर्थ वुड हैव बीन इम्पॉसिबल, वो कहता है ऐसे तो जिंदगी इम्पॉसिबल हो जाएगी, मतलब अर्थ पे जीना ही मुश्किल हो जाएगा अगर आप इस चीज़ को समझोगे, सोशल पॉल्यूशन के बारे में बात करोगे तो कास्ट सिस्टम तक तो ठीक है, बट ये पॉल्यूशन वाली जो चीज़ है ना, और ये जो शूद्रास वाली बात आपने बताई, इस चीज़ को मैं मानना अच्छा नहीं समझता। और इसके अकॉर्डिंग ये चीज़ जो है वो नेचर की लॉज के मतलब अगेंस्ट है, बिल्कुल खिलाफ है, क्योंकि नेचर ने तो सबको सारी चीज़ें इक्वल प्रोवाइड करी है ना, तो हम ऐसा भेदभाव कैसे कर सकते हैं? हिज डिस्क्रिप्शन टू द कास्ट सिस्टम, इसका जो डिस्क्रिप्शन था कास्ट सिस्टम का, वॉज डीपली इन्फ्लुएंस्ड बाय हिज स्टडी ऑफ नॉर्मेटिव संस्कृत, जो इसने नॉर्मेटिव संस्कृत टेक्स्ट पढ़े उस समय के, उससे ये सारी चीज़ें इंस्पायर हुई, विच लेड डाउन द रूल्स गवर्निंग द सिस्टम फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द ब्राह्मण्स। तो इसने क्या देखा? चीज़ों को ब्राह्मण्स के व्यूज से समझने की कोशिश करी चीज़ों को, इसलिए ये फिर देखता है। हाउएवर इन रियल लाइफ द सिस्टम वॉज नॉट क्वाइट एज रिजिड, बट रियलिटी में जो ये सिस्टम बता रहा था उतना ज़्यादा भी चीज़ें रिजिड नहीं चलती थी, मतलब जितना ज़्यादा डिस्क्राइब किया गया था उतना ज़्यादा रिजिड, उतना ज़्यादा कठोर तरीके से चीज़ों को फॉलो नहीं किया जाता था, थोड़ी बहुत लीनियंसी थी, इंसान अपने अकॉर्डिंग रूल्स को चेंज करता था, इसीलिए अल-बिरूनी कंफ्यूज भी होता है काफ़ी सारी चीज़ों को समझने के लिए, ठीक है। तो ये जैसे बेसिकली ब्रह्मा जी हैं, तो बोला गया था कि इनके हेड से जो ब्राह्मण्स हैं उनका जन्म हुआ है, फिर इनके जो शोल्डर्स हैं उनसे क्षत्रियस जो है उनका जन्म हुआ है, इनकी थाइस से जो वैश्यास हैं उनका जन्म हुआ है, एंड इनके जो फूड हैं उससे किसका जन्म हुआ है? शूद्रास का जन्म हुआ है। तो ये चार जो चीज़ें थी, कैटेगरी थी, वो डिवाइड करी गई, चार वर्णास के अंदर डिवाइड किया गया, जिसकी वजह से क्या हुआ, सोसाइटी के अंदर एक हायरार्की क्रिएट कर दी गई और बोला गया कि इस मैनर में ही चीज़ें चलनी चाहिए। ब्राह्मण का काम है, आपको पता है, दान लेना और टीचिंग्स देना। भाई क्षत्रिय का काम है कि वो पढ़ सकता है और क्या कर सकता है, अपनी प्रजा की रक्षा करेगा, फाइट करेगा, इसलिए है वो किंग बनने के लिए है। तीसरी चीज़ वैश्यास फॉर ट्रेड एंड जो भी बिजनेस पर्पस वाली चीज़ है उन सारी चीज़ों के लिए। एंड शूद्रा का बस एक ही काम बोला गया उनको कि उनको अपर 3 कास्ट जो है, अपर 3 वर्णास जो है उनको सर्व करना है, ठीक है। तो ये चीज़ जो थी वो बोले गए।
आप देखते हैं सिस्टम ऑफ वर्नास को डिटेल में समझते हैं बेटा। दिस इज अल बिरूनीस। अब ये देखो सोर्स नंबर 5 है, ध्यान से देखो। अब आप सोच रहे होगे सोर्स नंबर 5 कैसे आ गया एकदम से, तो बीच बीच में जो सोर्स है वो कवर करते हुए चलूंगी मैं। जो सोर्सेज से यूजुअली क्वेश्चन आते हैं वो, वैसे तो मैंने सारे सोर्सेज कवर करे हैं, तो जहाँ पे भी जिस टॉपिक से जो सोर्स रिलेटेड है उस जगह पे मैंने उसको मेंशन किया है, ठीक है। द सिस्टम ऑफ वर्नास, अब वर्नास के बारे में बात हो रही है तो देख लेते हैं। दिस इज अल बिरूनीज अकाउंट, ये अल बिरूनी का अकाउंट है जो उसने वर्नास के बारे में बताया है उस पे। द हाइएस्ट कास्ट आर द ब्राह्मणा, बोला इसने जो सबसे ऊंची कास्ट थी वो कौन सी थी, ब्राह्मण्स। ऑफ हुम द बुक्स ऑफ द हिंदूज टेल अस दैट दे वर क्रिएटेड फ्रॉम द हेड ऑफ ब्राह्मण, जिनकी किताबों से हमें ये पता चलता है कि उनका जो ओरिजिन था, उनका जो जन्म था वो कहाँ से हुआ, ब्राह्मण के हेड से हुआ, सर से हुआ। एंड एज द ब्राह्मण इज ओनली अनदर नेम फॉर द फोर्स कॉल्ड नेचर, और कहीं ना कहीं ब्राह्मण जो है वो नेचर का ही फॉर्म है, उनको एक नेचर की ही फोर्स की तरह देख सकते हैं। एंड द हेड इज द हाईएस्ट पार्ट ऑफ द बॉडी, हेड जो है वो सबसे ऊंचा हिस्सा होता है बॉडी का, सबसे हाईएस्ट पार्ट होता है, तो इसीलिए बोला गया द ब्राह्मण आर द चॉइस पार्ट ऑफ द होल जीन्स, यानी बोला गया कि अब ब्राह्मण जो है वही डिसाइड करेंगे कि आगे की चीजें कैसे चलेंगी। देयरफॉर द हिंदूज कंसिडर देम एज वेरी बेस्ट ऑफ मैनकाइंड, इसीलिए जो हिंदूज है वो उनको सबसे ज्यादा इज्जत देते हैं, सबसे ज्यादा रिस्पेक्ट देते हैं और उनको कंसिडर करते हैं कि सबसे ज्यादा ऊपर है। द नेक्स्ट कास्ट, उसके बाद जो कास्ट आती है दैट इज क्षत्रिय। क्षत्रिय हु वर क्रिएटेड एज दिस, जैसा कि पता चल रहा है, फ्रॉम द शोल्डर्स, कहाँ से निकले वो, एच से याद रखना, शोल्डर्स से निकले। एंड द हैंड्स ऑफ द ब्राह्मणास, कहाँ से आए, इनके कहीं ना कहीं ब्राह्मण्स के हैंड से, जो ब्राह्मण्स हैं उनके हैंड से, और जो ब्रह्मा है उनके शोल्डर से आए, तो ब्रह्मा के शोल्डर से आए, ये चीज़ याद रखना ज़्यादा जरूरी है। देयर डिग्री इज नॉट मच बिलो देन ऑफ द ब्राह्मण्स, मतलब ब्राह्मण से ज़्यादा नीचे तो नहीं आते हैं ये, बट फिर भी थोड़ा सा नीचे है इनसे हायरार्की में। आफ्टर देम फॉलो द वैश्य, उसके बाद आते हैं वैश्य, हु वर क्रिएटेड, थाइस से आते हैं, जो ब्रह्मा है उनकी थाइस से निकलते हैं। और फिर शूद्रा है, हु वर क्रिएटेड फ्रॉम हिज फीट, जो कि कहाँ से निकले हैं बेटा, जिनका ओरिजिन कहाँ से हुआ है, उनके पैरों से, फीट से हुआ है। तो बिटवीन द लेटर टू क्लासेस, मतलब जो बात की हमने दो क्लासेस देखी यानी वैश्य और शूद्रा देखी, देयर इज नो वेरी ग्रेट डिस्टेंस, ज्यादा इनके बीच में फर्क नहीं है। बट however as these classes differ from each other they live together in the same town and villages, लगभग ये एक ही शहर के अंदर रहते हैं, mixed together in the same houses and lodgings, और कहीं ना कहीं एक ही जगह पे रह रहे हैं, उनके घर भी आसपास में ही बने हुए हैं, तो ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। फर्क कहाँ पे है, ब्राह्मण्स में, मतलब उनका जो एरिया है वो प्रॉपर ही अलग बनाया गया है और उनकी जो मान्यताएं हैं वो बिल्कुल डिफरेंट है। तो इस प्रकार से जो चीज़ें हैं वो चल रही हैं। अब आपने देख लिया अच्छी तरीके से किसके बारे में अभी हमने समझा, अल बिरूनी के बारे में समझा। अब सेकंड जो ट्रैवलर था जिसका नाम हमने वहां पे देखा था वो था इब्न बतूता। इब्न बतूता की बुक थी रिहला। रिहला के बारे में देखते हैं, जो कि इसने अराबिक लैंग्वेज के अंदर ही लिखी थी अगेन, ठीक है। तो एक अर्ली ग्लोब ट्रॉटर था, और अब इसने क्या किया, इब्न बतूता's बुक रिहला, जो इब्न बतूता की किताब थी रिहला, वो अराबिक भाषा के अंदर ही लिखी गई, provides extremely rich and interesting details about the social and cultural life। अब आपने देखा कि अल बिरूनी ने जो बातें मेंशन करी थी अपनी बुक के अंदर, वो ज़्यादातर बातें किससे रिलेटेड थी, सोसाइटी से रिलेटेड थी, यानी कास्ट सिस्टम से रिलेटेड थी, याद रहेगा। सेकंड जो हम बात करें इब्न बतूता की, ये इंसान इतना इंटरेस्टिंग है ना, ये छोटी छोटी चीज़ों को देखकर शॉक हो जा रहा था। फर्स्ट स्लाइड के अंदर कुछ एलिमेंट्स देखे थे, देखो दिखाती हूँ, नहीं देखे थे तो भूल गए अगर तो देखो जरा यहाँ पे क्या बना हुआ है, ये कुछ नटमेग टाइप के बने हुए हैं, यहाँ पान का पत्ता बना हुआ है, और यहाँ पे जो लोग ट्रैवल करते हैं यूजुअली वो है, और ये स्पेशली कोकोनट बना हुआ है ना। तो अब देखो जरा, आप समझ में आएंगे आपको चीज़ें यहाँ पे आगे। अब होता क्या है, जो इब्न बतूता है ये बहुत ही इंटरेस्टिंग इंसान है। इसने क्या किया, इसने बहुत सारी जो छोटी छोटी चीज़ थी ना उसको देखकर भी एकदम चौंक गया, इसको लगा ये क्या चीज़ है, ये कैसे यूज़ कर रहे हैं इंडियंस, तो वो सारी चीज़ें इसने अपने ट्रैवलर अकाउंट के अंदर मेंशन करी है। क्या मेंशन किया है, अबाउट द सोशल एंड कल्चरल लाइफ इन द सब कॉन्टिनेंट इन द 14th सेंचुरी। 14th सेंचुरी के अंदर इसने मेंशन किया है सब कॉन्टिनेंट के अंदर क्या क्या चीज़ें चल रही थी, यानी इंडिया के अंदर क्या क्या चीज़ें हो रही थी, वो सब बातें मेंशन करी। ही वॉज मोरक्कन ट्रैवलर, कहाँ से आया था, मोरक्को से आया था। बॉर्न इन तांजियर में इसका जन्म हुआ, और अगर हम बात करें इनटू वन ऑफ द मोस्ट रिस्पेक्टेबल और एजुकेटेड फैमिलीज में, तो ये भी बहुत अच्छे परिवार से बिलोंग करता था, बहुत हाईली रिस्पेक्टेड फैमिली से बिलोंग करता था, एजुकेटेड फैमिली से बिलोंग करता था। नोन फॉर देयर एक्सपर्टीज इन इस्लामिक रिलीजियस लॉ और शरिया, तो इनकी जो फैमिली थी वो शरिया लॉ में और इस्लामिक लॉज में बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट थी और बहुत ज़्यादा नॉलेज था, इसके लिए लोग जाने जाते थे।
ठीक है, इनकी बुक की भी फोटो देख लो बेटा, ये रही इनकी बुक की फोटो। आगे बढ़ते हैं। ही कंसिडर्ड ट्रैवलिंग इंपॉर्टेंट, इसने सोचा कि भाई किताबें पढ़ना ना उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, ट्रैवल करके आप उस जगह की नॉलेज लो, वो चीज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो कहीं ना कहीं घूमने के बहाने ढूंढ रहा था ये। ही कंसिडर्ड ट्रैवलिंग इंपॉर्टेंट देन बुक्स एज इन मैनर ऑफ नॉलेज, कहता है अगर नॉलेज चाहिए ना तो घूमने जाओ उस जगह पे, देख कर आओ उस जगह को कैसी है वो, उसके बारे में पढ़ कर क्या करोगे, कोई फायदा नहीं है पढ़ के, ठीक है। तो इसका कुछ ऐसा पर्सपेक्टिव था। तो आपको समझ में ही आ रहा होगा कितना एडवेंचरस इंसान था। बिफोर ही सेट ऑफ फॉर इंडिया, जब ये इंडिया के लिए निकलता है 1322 में, ठीक है, 1322 से लेकर 30 के बीच में, ही हैड मेड पिलग्रिमेज, इसने पिलग्रिमेज करी, यानी पिलग्रिमेज यानी तीर्थ यात्रा करी, ट्रिप्स टू मक्का। आपको पता है मक्का मदीना जो है यूजली जो इस्लाम से बिलोंग करने वाले लोग होते हैं वो जाते हैं ज़रूर अपनी लाइफ में। एंड हैड ऑलरेडी ट्रैवल्ड एक्सटेंसिवली इन सीरिया, फिर इसने सीरिया में भी ट्रैवल किया, इराक में ट्रैवल किया, पर्शिया, यमन, ओमान, बहुत सारी जगह ट्रैवल किया। एंड अ फ्यू ट्रेडिंग पोर्ट्स ऑन द कोस्ट ऑफ ईस्ट अफ्रीका, ईस्ट अफ्रीका के कुछ कोस्टल एरियाज जहाँ से ट्रेड होता था वहाँ पे भी इसने ट्रैवल किया। कोस्टल एरिया तो समझते हो ना, समुद्री जगह जहाँ से व्यापार हो रहा होता है वो जगह। इब्न बोलेंगे इसको हम शॉर्ट में, ठीक है। तो इब्न रीच सिंध, सिंध पहुंच जाता है ये इन 1333 में, सिंध पहुंचता है। ल्यूड बाय मोहम्मद तुगलक, मोहम्मद तुगलक को देखकर बड़ा खुश हो जाता है। द सुल्तान ऑफ दिल्ली, जो किस समय में दिल्ली के सुल्तान हुआ करते थे। रेपुटेशन एज अ जेनरस पार्टन ऑफ आर्ट्स एंड लेटर्स सेट ऑफ फॉर दिल्ली। तो फिर उसके बाद क्या करता है ये, वहाँ से दिल्ली के लिए निकल पड़ता है। जब ये देखता है उसकी रेपुटेशन के बारे में समझता है, जनरस पेट्रॉन के बारे में समझता है, आर्ट्स के बारे में समझता है, तो ये वहाँ से निकल पड़ता है। ये कहता है कि भाई अब तो दिल्ली जाना पड़ेगा। द सुल्तान वॉज इम्प्रेस्ड, सुल्तान को जब लेटर लिखकर भेजता है ये, तो सुल्तान बड़ा इम्प्रेस हो जाते हैं इसकी स्कॉलरशिप को देखकर, ये देखकर कि बहुत एजुकेटेड इंसान है यार ये तो, बाय हिज स्कॉलरशिप एंड अपॉइंटेड हिम, और उसको हायर कर लेते हैं, अपने पास रख लेते हैं अपने कोर्ट में। द काजी और जज ऑफ दिल्ली, तो काजी के रूप में या फिर आप कह सकते हो दिल्ली के जज के रूप में इसको रख लिया जाता है। तो आप ऐसा भी कह सकते हो कि इब्न वॉज जज ऑफ दिल्ली एट दैट टाइम ड्यूरिंग द तुगलक्स रेन। द बर्ड लीव इट्स नेस्ट, सोर्स 2, ठीक है। अभी आप कहोगे कि सोर्स 5 पढ़ा था, आप सोर्स 2 पे कैसे पहुंचे, तो जो जहां पे रिलेटेड है वहीं से वहीं पढ़ाऊंगी, टेंशन मत लो, बट एनसीईआरटी पूरी कवर होगी। द बर्ड लीव्स इट्स नेस्ट, तो पता चल रहा है घर छोड़ने की बात कराएगी, कैसे वो अपना घोंसला छोड़ के जाती है। दिस इज एन एक्सर्प्ट फ्रॉम रिहाला, रिहाला जो इसकी किताब है उससे ही एक हिस्सा उठाया गया है। माई डिपार्चर फ्रॉम तांजियर, बता रहा है कि तांजियर से मैं कैसे निकलता हूँ। माई बर्थ प्लेस, जहाँ पे मैं पैदा हुआ, जहाँ पे मेरा जन्म हुआ, टुक प्लेस ऑन थर्सडे। आई सेट आउट अलोन, अकेले निकलता हूँ मैं वहाँ से। हैविंग नीदर फेलो ट्रैवलर, कोई भी नहीं था मेरे साथ में ट्रैवल करने के लिए। तो देख रहे हो उस समय में सोलो ट्रैवलिंग कर रहा था ये, आज के टाइम में हम देखते हैं ना, तो ये उस समय में सोलो ट्रैवलिंग कर रहा था। नॉर कैरावान, जो कैरावान होती है वो भी नहीं थी। हुज पार्टी आई माइट ज्वाइन, ऐसी कोई भी कैरावान नहीं दिख रही थी जिसमें बहुत सारे ट्रैवलर्स हो जिनको मैं ज्वाइन कर लूँ। बट स्वैड बाय एन ओवर मास्टरिंग इम्पल्स विद इन मी, बट मेरे अंदर ना ऐसी कुछ तो खलबली मच रही थी कि मुझे जाना है। एंड अ डिजायर लॉन्ग चेरिश्ड इन माई बॉसम टू विजिट दीज इलस्ट्रियस सेंचुरीज, मैं जाना चाहता था इन सारी सुंदर सुंदर जगहों पे। सो आई ब्रेस्ड माई रेजोल्यूशन टू क्विट ऑल माई डियर वंस, तो मैंने अपने अंदर हिम्मत लेकर आई अपने सारे प्यार करने वाले लोगों को छोड़कर, मतलब वो सारे लोग जो मुझे इतना ज़्यादा प्यार करते हैं, पसंद करते हैं, फीमेल एंड मेल, एंड फोरसॉक माई होम। और फिर मैंने डिसाइड किया कि मैं अपने घर को छोड़ दूंगा। जैसे कि एक चिड़िया जो है वो अपने नेस्ट को छोड़ती है, अपने घोंसले को छोड़ती है दाने की तलाश में कई बारी, और कई बारी उड़ने के लिए, तो वैसे ही मैं निकल गया। माई एज एट दैट टाइम वॉज 22 ईयर्स, सोच रहे हो 22 ईयर्स की एज में ये ट्रैवलिंग करा था, वो भी सोलो ट्रैवलिंग, और वो भी उस सेंचुरी के अंदर। तो उस समय में इसने अपना घर छोड़ दिया। इब्न बतूता वापस कब आता है बेटा घर? 8 साल बाद, जब ये 30 ईयर्स का हो जाता है। रिटर्न होम इन 1354, अबाउट 30 ईयर्स आफ्टर ही हैड सेट आउट, तो लगभग 30 साल, मतलब 30 साल का हो जाता है तब आता है, 8 साल बाद आता है। बहुत सही इंसान था, चिल एकदम। वंस द मिसअंडरस्टैंडिंग, अब होता क्या है, वंस द मिसअंडरस्टैंडिंग अकर्ड बिटवीन सुल्तान एंड इब्न बतूता, एक बार क्या हुआ, थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई, ठीक है, इब्न बतूता और सुल्तान के बीच में। वॉज थ्रोन इनटू प्रिजन, इसको उठा के उन्होंने जेल में डलवा दिया। एज सून एज इट क्लियर ही वॉज रिस्टोर्ड टू इंपीरियल सर्विस, जैसे ही वो मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर हो गई, वापस इसको अपनी इंपीरियल सर्विस में रख लिया। एंड वॉज ऑर्डर्ड ऑन 1342, और 1342 में इसको ऑर्डर दिया गया टू प्रोसीड टू चाइना, कि जाओ और चाइना जाओ, घूम के आओ। एज द सुल्तान्स एनवॉय टू द मंगोल रूलर, कि जाओ और चाइना जाओ और मंगोल के रूलर से मिल के आओ। विद दिस
इब्न बतूता प्रोसीडेड, तो इसके साथ इब्न बतूता जो है वो प्रोसीड करता है टू द मालाबार कोस्ट, मालाबार कोस्ट की तरफ जाता है थ्रू सेंट्रल इंडिया। फ्रॉम मालाबार ही वेंट टू द मॉलडीव्स, फिर मॉलडीव्स जाता है उस समय में, वेयर ही स्टेड फॉर 18 months रहता है वहाँ पे एज काजी, देन वेंट मालाबार एंड मॉलडीव्स एंड ऑल्सो विजिटेड टू बंगाल एंड असम, फाइनली ही टुक शिप टू सुमात्रा। उसके बाद बंगाल जाता है, असम जाता है और फिर उसके बाद सुमात्रा के लिए शिप लेता है। फ्रॉम देयर अनदर शिप, एक और शिप लेता है फॉर चाइनीज पोर्ट, चाइनीज पोर्ट के लिए टाउन जो था वहाँ का, कौन सा टाउन, जैतून, वहाँ के लिए लेता है, जिसको आज के टाइम में हम क्वांजू के नाम से जानते हैं। तो वहाँ पहुँचता है, घूम घूम के मजे से वहाँ पहुँचता है। ही ट्रैवल्ड एक्सटेंसिवली इन चाइना, चाइना में भी बहुत ट्रैवल करता है, बट डिड नॉट स्टे फॉर लॉन्ग, बट ज़्यादा देर के लिए नहीं रहता, मज़ा नहीं आता है इसको। इंडिया घूमने के बाद किसी को कहीं मज़ा आएगा क्या, तो ज़्यादा देर इसको मज़ा नहीं आता। डिसाइडेड टू रिटर्न होम इन 1347, डिसाइड करता है कि यार मैं घर ही चला जाता हूँ, बहुत टाइम हो गया। 1347 में घर के लिए निकल पड़ता है। अकॉर्डिंग टू इब्न बतूता इट टुक 40 डेज, लगभग इसको 40 दिन लग गए ट्रैवल करने में, टू ट्रैवल फ्रॉम मुल्तान टू दिल्ली, मुल्तान से दिल्ली तक आने में इसको 40 दिन का समय लगा। एंड अबाउट 50 दिन लग गए इसको सिंध से दिल्ली पहुंचने में। वाइल दैट फ्रॉम ग्वालियर टू दिल्ली टुक 10 डेज, ग्वालियर से दिल्ली आने में सिर्फ 10 दिन का समय इसको लगा। अब ट्रेन थोड़ी होती थी ना, फ्लाइट थी उस समय में, ठीक है। द लोनली ट्रैवलर, ये भी एक बॉक्स जो है वहाँ पे गिवन है, तो बॉक्सेस भी इंपॉर्टेंट है, तो सारी चीज़ें मैंने इंक्लूड करी है। देखते क्या कह रहा है। रॉबर्ट्स वर नॉट द ओनली हज़ार ऑन लॉन्ग जर्नीज, द ट्रैवलर कुड फील होम सिक और फॉल इल। हेयर इज एन एक्सर्प्ट फ्रॉम द रिहला, तो होम सिक वर्ड तो आजकल बड़ा पॉपुलर है हम लोगों के बीच में। होम सिक मतलब जब घर की याद आने लग जाए बहुत ज़्यादा, तो वैसे। तो अब कहता है यहाँ पे इब्न बतूता कहता है यार ऐसा नहीं है कि हमें सिर्फ जो ट्रैवलर्स होते हैं उनको सिर्फ चोरों से डर लगता है, हमें ये डर लगता है कि कोई ना कोई हमें रॉब कर लेगा, यानी कोई ना कोई हमें लूट लेगा। हमें तब भी बहुत बुरा लगता है जब हम होम सिक फील करते हैं, मतलब जब हमें घर की याद आती है ना, तब भी बहुत बुरा लगता है। तो रिहला जो इसकी किताब है उसके अंदर ही इसने एक पार्ट मेंशन किया है, जिसको यहाँ पे लिख रखा है हमारी बुक के अंदर। देखते हैं क्या है। आई वॉज अटैक्ड बाय द फीवर, मुझे बुखार हो जाता है बहुत ज़्यादा। एंड आई एक्चुअली tied myself on the saddle with a turban cloth in case I should fall off by the reason of my weakness, तो मैंने अपने आप को बांध लिया था प्रॉपर एक कपड़े से करके, ताकि मैं गिर ना जाऊं, क्योंकि मुझे बहुत कमजोरी लग रही थी। सो एट लास्ट वी रीच, उसके बाद फिर हम पहुंच जाते हैं द टाउन ऑफ टूनिस, टूनिस जो शहर है वहाँ पहुंच जाते हैं। एंड द टाउन फोक केम आउट टू वेलकम द शेख, और वो लोग आते हैं यहाँ पे शेख को वेलकम करने के लिए। एंड द सन ऑफ द काजी, काजी का जो बेटा है उसको वेलकम करने के लिए। ऑन ऑल साइड्स दे केम फॉरवर्ड विद ग्रीटिंग्स एंड क्वेश्चंस, आते हैं एक दूसरे से क्वेश्चंस पूछते हुए, ग्रीटिंग्स के साथ आते हैं, बहुत अच्छे से वेलकम करते हुए आते हैं। बट नॉट अ सोल सेड अ वर्ड ऑफ ग्रीटिंग टू मी, बट उनमें से कोई भी नहीं आता मेरे पास, और कोई भी आकर मेरे से नहीं पूछता है। सिंस देयर वॉज नन ऑफ देम आई न्यू, क्योंकि वहाँ पे मैं किसी को भी नहीं जानता था। आई फेल्ट सो सैड एट हर्ट ऑन अकाउंट ऑफ माई लोनलीनेस, उस समय मुझे इतना बुरा फील होता है ना कि कोई है ही नहीं मेरे से, कोई तो पूछ ही नहीं रहा है मुझे। दैट आई कुड नॉट रिस्ट्रेन द टीयर्स, और मैं अपने आंसुओं को रोक नहीं पाता हूँ। दैट स्टार्टेड टू माई आईज, जो मेरी आंखों से गिरने लग जाते हैं। एंड वेप्ट बिटरली, बट वन ऑफ द पिलग्रिम्स रिलीजिंग द कॉज ऑफ माई डिस्ट्रेस केम अप टू मी विद अ ग्रीटिंग, बट उनमें से एक पिलग्रिम्स जो है, पिलग्रिम्स में से एक इंसान आता है और आकर ग्रीट करता है मुझे, तब मुझे थोड़ा सा बेटर फील होता है। तो होता है भाई, अब घर से बहुत दूर चले जाओगे, फिर ट्रैवल करने के लिए जा रहे हो, तो ऐसी चीज़ें तो होती रहती हैं, ऑफकोर्स होंगी। आगे देखते हैं। द एन्जॉयमेंट ऑफ क्यूरियोसिटीज़, मतलब क्यूरियोसिटीज़ यानी इसके अंदर बहुत सारी जो एक्साइटमेंट थी ना, चीज़ों को लेकर, जानने को लेकर, वो उभर रही थी। इब्न बतूता वॉज एन इनविट्रेट ट्रैवलर who spent several years traveling through North Africa, इसने बहुत समय बिताया नॉर्थ अफ्रीका ट्रैवल किया, वेस्ट एशिया, पार्ट्स ऑफ सेंट्रल एशिया, द इंडियन सब कॉन्टिनेंट एंड चाइना बिफोर रिटर्निंग टू मोरक्को, मोरक्को वापस जाने से पहले इन सारी जगह पे आराम से घूम लिया था, ऐसी कोई दिक्कत नहीं थी। सोर्स 3 के अंदर क्या बोला गया है, एजुकेशन एंड एंटरटेनमेंट के बारे में बताया। दिस इज व्हाट इब्न जुज़ैज़ी who was deputed to write that इब्न बतूता dictated, जो इब्न बतूता ने उसको बताया होगा इब्न जुज़ैज़ी को, उसने ये लिखा है। said in his introduction, क्या लिखा है, a gracious direction was transmitted by the ruler, ठीक है, दैट ही यानी इब्न बतूता शुड डिक्टेट एन अकाउंट ऑफ द सिटीज विच ही हैड सीन इन हिज ट्रैवल, मतलब जो जो शहर उसने अपने ट्रैवलिंग के दौरान देखे हैं उसके बारे में बता रहा है। एंड ऑफ द इंटरेस्टिंग इवेंट्स विच हैड क्लंच टू हिज मेमोरी एंड दैट ही शुड स्पीक ऑफ दोज whom he had met, of the rulers of countries and their distinguished men of learning and their pious saints. Accordingly, he dictated upon these subjects a narrative which gave entertainment to the mind and delighted
to the ears and eyes, with a variety of curious particulars by the exposition of which he gave edification, and of marvelous things by रेफरिंग टू विच ही अराउज्ड इंटरेस्ट। तो बता रहे हैं कि कैसे इसको अलग अलग चीज़ों में इंटरेस्ट आया, अलग शहर ये घूम रहा था। बस ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है वाला सोर्स, इसलिए ज़्यादा अच्छे से डिटेल में बताया भी नहीं। आगे देखते हैं। इब्न बतूता एंड द एक्साइटमेंट ऑफ अनफेमिलियर। अब इब्न बतूता और वो ऐसी चीज़ों को जब देखता है, अनफेमिलियर चीज़ों को जिनको वो जानता नहीं है, तो उसकी एक्साइटमेंट ही अलग लेवल की थी। सोर्स 6 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सोर्स 6 इसको स्टार मार्क कर लो, डबल स्टार मार्क कर लो, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या कह रहा है? नट्स लाइक अ मैंस हेड। ऐसा नट यानी एक ऐसा ड्राई फ्रूट जो कि आदमी के सर की तरह लगता है, खोपड़ी की तरह लगता है। किसके बारे में बात कर रहा है देखते हैं। द फॉलोइंग इज हाउ इब्न बतूता डिस्क्राइब द कोकोनट। तो ये बात हो रही है कोकोनट की। कोकोनट इसको कैसा लग गया देखकर बताएं। दीज ट्रीज आर अमंग द मोस्ट पेक्यूलियर ट्रीज इन काइंड एंड मोस्ट एस्टॉनिशिंग इन हैबिट। तो कहता है ये बड़े ही अलग तरीके के पेड़ थे, बड़े ही अजीब तरीके के पेड़ थे। दे टुक एग्जैक्टली लाइक डेट पाम्स। जैसे कि डेट पाम के पेड़ होते हैं ना, वैसे ही एग्जैक्टली दिखते थे। विदाउट एनी डिफरेंस विद देम। उनमें कुछ भी फर्क नहीं था, कुछ भी डिफरेंस नहीं था, एक्सेप्ट दैट द वन प्रोड्यूसेस नट। जिनमें से एक जो है, मतलब जो डेट का पेड़ है, वो नट्स प्रोड्यूस करता है एज इट्स फ्रूट्स, एंड द अदर प्रोड्यूसेस डेट्स। मतलब एक जो है वो नट्स प्रोड्यूस कर रहा है, कोकोनट प्रोड्यूस कर रहा है, और दूसरा जो है वो डेट प्रोड्यूस कर रहा है। द नट इज अ कोकोनट। ये जो नट है ना, वो क्या है? वो एक कोकोनट है, कोकोनट ट्री है। रिजेंबल्स अ मैन्स हेड। ऐसा लगता है इसको देखकर कि ये किसी आदमी का सर है। फॉर इट इन आर वट लुक लाइक टू आइज। आपने कभी भी नारियल को ध्यान से देखा है क्या? उसमें ऐसा लगता है कि आगे दो आंखें बनी हुई हैं और एक मुंह बना हुआ है। इस प्रकार का कुछ ऐसा स्ट्रक्चर सा वो जो है बना रहता है आगे। एंड द इनसाइड, तो ये कह रहा है कि दो आंखें थी और एक मुंह बना हुआ था उसमें। एंड द इनसाइड ऑफ इट when it is green looks like the brain। तो अंदर से वो ऐसा लगता है जैसे कि दिमाग हो किसी का। and attached to it is a fiber। और उसके बाहर जो है वो फाइबर अटैच्ड है, जो कि हेयर जैसे लगते हैं। अरे जो ब्राउन ब्राउन सा होता नहीं है, झाड़ियाँ टाइप की जो होती है कोकोनट की, तो उसको बोल रहा है कि बाल लगते हैं। दे मेक फ्रॉम दिस कॉर्ड्स विथ विच दे स्यू अप शिप्स। और इनका यूज करके लोग शिप्स वगैरह भी स्यू करते थे, मतलब आपस में बांधते थे। इसके बारे में बता रहा है। ऑफ यूजिंग आयरन नेल्स एंड दे ऑल्सो मेक फ्रॉम इट केबल्स फॉर वेसल्स। तो ये तार वार भी बनाने का काम किया करते थे, तो उसके बारे में बता रहा है। बर्तन वगैरह बनाने के लिए भी इसका जो पार्ट है उसको यूज करते थे। तो बता रहा है कि इस प्रकार का ये कोकोनट हेड दिखता था। ठीक है, कोकोनट जो था वो हेड जैसा दिखता था। सोर्स 7 भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी स्टार मार्क कर लेना भाई। ये पान के बारे में डिस्क्रिप्शन दे रहा है यहाँ पे। पान को क्या कह रहा है? पान को इंग्लिश में बोलते हैं बीटल। तो द बीटल इज अ ट्री विच इज कल्टिवेटेड इन द सेम मैनर एज द ग्रेप वाइन। ग्रेप वाइन का पौधा अगर आपने कभी देखा होगा, वो पूरा ऐसा बेल की तरह उगता है, तो वैसे ही ये उगता है। द बीटल हैज नो फ्रूट। हालांकि इसमें कोई फल नहीं निकलता है, ये सिर्फ और सिर्फ इसके पत्तियों के लिए ही उगाया जाता है। द मैनर ऑफ इट्स यूज इज दैट बिफोर ईटिंग, मतलब खाने से पहले एक इंसान क्या करता है? एक अरेका नट लेता है, यानी एक सुपारी लेता है और उसको इसमें लपेटता है और खा जाता है। दिस इज लाइक अ नटमेग। मतलब जो सुपारी है वो बिल्कुल नटमेग की तरह ही दिखती है, बट वो छोटे छोटे पीसेस में टूटी होती है। अंटिल इट इज रिड्यूस टू स्मॉल पेलेट्स। छोटे छोटे पीस में तोड़ देते हैं उसको। सुपारी तो बताइए कैसी होती है। एंड वन प्लेसेस दीज इन हिज माउथ। एक इंसान क्या करता है? इसको लपेट के प्रॉपर तरीके से अपने मुंह के अंदर रखता है और उसको च्यू करता है, मजे से चबाता है। देन ही टेक्स द लीव्स ऑफ बीटल। पत्ती जो है वो गाता है। पुट्स इट लिटिल चौक ऑन देम। कई बार लोग क्या करते हैं? उस पर थोड़ी सी चौक लगाते हैं। चौक समझ रहे हो नहीं किसको बोल रहा है? चौक मतलब ये जो चूड़ा लगाता है ना उस पर, उसकी बात कर रहा है कि ये पान के पत्तों पे चौक लगाते हैं। एंड मेस्टिकेट्स देम अलॉन्ग विद द बीटल। और उसको फिर बीटल के साथ, पत्ते के साथ चबाते हैं। तो यहाँ पे इब्न बतूता की अट्रैक्शन जो थी वो इसकी तरफ गई। क्यों गई ये बताया गया है, इस वजह से क्योंकि इसको ये बड़ी अजीब चीज़ लगी। इसने सोचा ये क्या कर रहे हैं लोग? पत्ते खा रहे हैं, उस पर चौक लगा के खा रहे हैं, सुपारी रख के खा रहे हैं उसमें। ठीक है। इब्न बतूता एंड द इंडियन सिटीज। अब शहरों के बारे में बताता है कि शहर कैसे थे। इट अपीयर्स फ्रॉम हिज अकाउंट दैट मोस्ट सिटीज हैड क्राउडेड स्ट्रीट्स। मतलब इसके अकाउंट्स को पढ़ के समझ में आता है कि ज़्यादातर शहर जो थे यहाँ पे वो बहुत क्राउडेड थे, बहुत भीड़ थी उसमें। एंड ब्राइट एंड कलरफुल मार्केट्स। बहुत सुंदर सुंदर रंगीन मार्केट्स थी। दैट वर स्टाफ्ड विद अ वाइड वैरायटी ऑफ गुड्स। जिसमें भरा पड़ा था बहुत अलग अलग वैरायटी का सामान। ही डिस्क्राइब दिल्ली एज अ वास्ट सिटी। कहता है दिल्ली जैसा तो शहर नहीं देखा, इतना बड़ा शहर था। द लार्जेस्ट इन इंडिया, सबसे बड़ा इंडिया में। हाउएवर दौलताबाद जो महाराष्ट्र के अंदर है, दौलताबाद कहाँ पे? महाराष्ट्र के अंदर है, जहाँ पे कैपिटल भी शिफ्ट कर दी थी मोहम्मद बिन तुगलक ने। याद आया आपको? इसीलिए हम उसको फूलिश किंग भी बोलते हैं कई बारी। तो दौलताबाद जो कि महाराष्ट्र में था, वॉज नो लेस एंड ईजिली
राइवल दिल्ली इन साइज, मतलब कहीं ना कहीं वो टक्कर देता है दिल्ली को, बट दिल्ली भी बड़ी थी काफ़ी। द बाजार्स वर द प्लेसेस ऑफ इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन, यहाँ पे जो मार्केट्स थी वहाँ पे सबसे ज़्यादा इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन होती थी, खरीदारी वगैरह होती थी। सोशल और कल्चरल एक्टिविटीज़ की भी हब हुआ करती थी ये मार्केट। मोस्टली बाजार्स जितनी भी थी हैड अ मॉस्क एंड अ टेम्पल, हर एक बाजार के अंदर एक मस्जिद और एक मंदिर बना होता था। सम ऑफ देम प्लेसेस मार्क्ड फॉर पब्लिक परफॉर्मेंस, कुछ कुछ जगहें उनमें ऐसी मार्क कर रखी थी कि यहाँ पे अगर कोई पब्लिक परफॉर्मेंस होनी है, कोई मेला लगना है तो यहाँ लगेगा। बाय डांसर्स और म्यूजिशियंस वहाँ पे कुछ ना कुछ परफॉर्मेंस करते रहते थे। हिस्टोरियंस यूज दिस अकाउंट, हिस्टोरियंस जो है वो इसका अकाउंट क्यों यूज करते हैं, टू सजेस्ट दैट द टाउन्स डिराइव्ड अ सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ देयर वेल्थ थ्रू द एप्रीसिएशन of surplus from villages. He found India's agriculture very productive as it allowed farmer to cultivate and cultivate true crops। सही है, तो होता है हिस्टोरियंस इसका अकाउंट क्यों यूज़ करते हैं बेटा, इसलिए यूज़ करते हैं ये बताने के लिए कि जो पैसा था उस समय में वो मार्केट से अच्छा खासा बनता था, काफ़ी अच्छे अमाउंट में पैसा ये लोग कमा लेते थे, मार्केट से आता था, क्योंकि सरप्लस जो था मतलब जो कल्टिवेशन होती थी उस समय में फार्मर्स के द्वारा वो अच्छी खासी होती थी, और वो सरप्लस वो पूरा का पूरा जो थोक में सामान था वो मार्केट्स तक पहुंचता था। तो जो जो जितने भी फार्मर्स थे वो भी अच्छा खासा कमा पाते थे, और एग्रीकल्चर काफ़ी प्रोडक्टिव था। इतनी ज़्यादा प्रोडक्टिव मिट्टी थी, इतनी ज़्यादा फर्टाइल सॉइल थी, जिसकी वजह से इंसान साल में 2 बार क्रॉप उगा लेता था, ठीक है, 2 बार खेती कर लेता था। तो ये काफ़ी बड़ी बात हुआ करती थी उस समय। इंडियन टेक्सटाइल पर्टिकुलरली, इंडिया की टेक्सटाइल के अंदर ज़्यादातर चीज़ें क्या देखने को मिली उसको, कॉटन क्लॉथ, फाइन मसलिन, सिल्क, ब्रॉकेट एंड सैटिन वर इन ग्रेट डिमांड। ये सारी चीज़ें बहुत डिमांड में थी इन बोथ वेस्ट एशिया में भी और साउथ ईस्ट एशिया में भी, फेचिंग ह्यूज प्रॉफिट्स फॉर आर्टिसंस एंड मर्चेंट्स, जिसकी वजह से इंडिया के जो आर्टिसंस थे, मर्चेंट्स थे, उनको बहुत प्रॉफिट होता था, क्योंकि ये सारी चीज़ों की डिमांड उस समय में बहुत ज़्यादा थी। अब दिल्ली के बारे में मेंशन कर रखा है सोर्स 8 के अंदर। हियर इज एन एक्सेप्ट इब्न बतूता के अकाउंट से ये एक्सेप्ट यहाँ पे लिखा गया है। ऑफन स्पेल्ड दहली, दिल्ली को पहले दहली इस तरीके से लिखते थे इसके टेक्स्ट में, तो इसने इस तरीके से इसको मेंशन किया है। अब देखते हैं किसके बारे में बात करा है। इफ़ यू लिव इन दिल्ली और साउथ दिल्ली के पार्ट में स्पेशली रहते हो तो आपने ये जगह ज़रूर देखी होगी ट्रैवल करते हुए, कभी भी आप इस जगह से निकल रहे होगे तो। ये है तुगलकाबाद का जो फोर्ट है, जो किला है वो है, जिसको मोहम्मद बिन तुगलक ने बनवाया था, और यहीं के बारे में डिस्क्राइब किया है, ज़रा देखते हैं। द सिटी ऑफ दिल्ली कवर्स अ वाइड एरिया एंड हैज़ अ लार्ज पॉपुलेशन, कहता है बहुत बड़े एरिया में थी, बहुत काफ़ी ज़्यादा बड़ी पॉपुलेशन थी। द रैम्पर्ट राउंड द सिटी इज़ विदाउट पैरेलल, द ब्रेथ ऑफ इट्स वॉल इज 11 क्यूबिट्स, यानी 11 क्यूबिट्स मेजरमेंट का तरीका होता था, उसको उतनी जो ब्रेथ की, उतनी जो चौड़ाई की वॉल्स थी उस समय में बनी होती थी, दीवारें बनी थी। एंड इनसाइड इट हर हाउसेस, उसके अंदर क्या था, घर था, फॉर द नाइट सेंट्री एंड gatekeepers inside the ramparts there are storehouses for storing edibles, magazines, ammunitions, ballistas and siege machines. The grains that are stored in these ramparts can last for a long time. तो ग्रेनरीज को मतलब बना रखी थी वहाँ पे ऐसी जगहें जहाँ पे इसके अंदर यहाँ पे जगह होती थी जिसमें काफ़ी सारे ग्रेन्स वगैरह स्टोर करके रखे जाते थे ताकि जल्दी ख़राब ना हो, विदाउट रॉटिंग, बिना ख़राब हुए यहाँ पे रह सकते थे वो काफ़ी महीनों तक। इन द इंटीरियर ऑफ द रैम्पार्ट हॉर्समैन एज वेल एज इन्फेंट्री मैन भी वहाँ पे रहते थे, मूव करते थे फ्रॉम वन एंड टू अनदर एंड ऑफ द सिटी टू अनदर। द रैम्पार्ट इज पियर्स्ड थ्रू बाय विंडोज, इसमें छेद किया होता था, विंडोज वगैरह बना रखी होती थी, विच ओपन ऑन द साइड ऑफ द सिटी, जो कि शहर की तरफ खुलती थी। एंड इट इज दो दीज विंडोज दैट लाइट एंटर्स इनसाइड। The lower part of the rampart is built of stone, the upper part of bricks। जो लोअर पार्ट था वो किससे बना था, स्टोन से बना था, और ऊपर का पार्ट किससे बना था, ब्रिक से बना था। इट हैज़ मेनी टावर्स क्लोज टू वन अनदर, इसमें बहुत सारे टावर्स बने थे जो आसपास बने हुए थे, खंबे टाइप के बने थे, एक दूसरे के क्लोज थे। 28 गेट्स थे इस शहर के अंदर, ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है जो MCQ में पूछ ली जाती है। 28 गेट थे इस शहर के अंदर, जिसको हम दरवाज़ा बोलते हैं। एंड ऑफ दीज, इसमें एक था बदायूं दरवाज़ा, ये सबसे बड़ा था। इनसाइड द मनवी दरवाज़ा देयर इज़ अ ग्रेन मार्केट, इसके अंदर एक ग्रेन मार्केट थी मनवी दरवाज़ा के अंदर। एडजेसेंट टू, उसके जस्ट बगल में ही गुल दरवाज़ा था जो कि ऑर्किड था एक। और इट यानी द सिटी ऑफ दिल्ली हैज़ अ फाइन सिमेट्री इन विच ग्रेव्स हैव डोम्स ओवर देम। तो बहुत अच्छे सिमेट्री बना रखी थी, मतलब बहुत अच्छे से एक तरीके से कब्रिस्तान टाइप का बना रखा था जिसमें आराम से दफनाया जाता था लोगों को। एंड दोज
एंड दोज दैट डू नॉट हैव अ डोम, जिनका कोई ऐसा डोम टाइप का नहीं था, मकबरा टाइप का इस तरह से नहीं बना हुआ था, या फिर आर्क, हैव एन आर्क फॉर श्योर इन द सिमेट्री, तो उनके लिए आर्क तो ज़रूर बनाया जाता था। दे सो फ्लावर्स सच एज टर्बरोज, जैस्मीन, वाइल्ड रोज, ये सारी चीज़ें उगा दिया करते थे। एंड फ्लावर्स ब्लॉसम देयर इन ऑल सीजन, और वहाँ पे बहुत सारे फ्लावर्स पूरे सीजन में उगते रहते थे। तो ये जो फोर्टिफिकेशन वगैरह दिखाई गई है, ये कहाँ की दिखाई गई है? तुगलकाबाद जो दिल्ली का आर्किटेक्चर है, किला है, वहाँ की दिखाई है। अ यूनिक सिस्टम ऑफ कम्युनिकेशन, तो कम्युनिकेशन का एक यूनिक सिस्टम यहाँ पे चलता था, ये भी इब्न बतूता ने बताया, जो कि बहुत ज़रूरी है। तो क्या क्या चीज़ें ज़रूरी है इसके बारे में जानना? एक तो कोकोनट का जो डिस्क्रिप्शन इसने बताया बेटा, वो एक पान का डिस्क्रिप्शन बताया इसने, मार्केट्स के बारे में बताया है, ये भी ज़रूरी है जानना हमें। और अब ये बता रहा है कम्युनिकेशन का नेटवर्क कैसे था, तो इसके बारे में भी ज़रा जान ही लो, ठीक है। बतूता वॉज अमेज्ड, ये बहुत ज़्यादा अमेज हो गया था, बहुत ज़्यादा चौंक गया था, किस चीज़ को देखकर? एफिशिएंसी को देखकर, पोस्टल सिस्टम की, यानी उस समय भी पोस्टल सिस्टम चलता था। जैसे आज के टाइम में हम क्या देखते हैं, हमने किसी को कोई सामान जो है वो कोरियर किया या फिर इंडियन पोस्ट के जरिए भेजा और फिर वो उसके पास पहुंचा, तो बताता है उस समय में भी ऐसे ही डाक सर्विस चलती थी, सेवा चलती थी। विच अलाउड, जिसकी वजह से क्या होता था, मर्चेंट्स नॉट ओनली सेंड इन्फॉर्मेशन, मतलब लोग इन्फॉर्मेशन यानी एक बात दूसरे शहर तक किसी और इंसान तक पहुंचाया तो करते ही थे, बट साथ साथ बट ऑल्सो टू डिस्पैच गुड्स रिक्वायर टू शॉर्ट नोटिस, सामान भी भिजवाया करते थे, ठीक है, शॉर्ट नोटिस पे। द पोस्टल सिस्टम वॉज सो एफिशिएंट दैट वाइल इट टुक 50 डेज टू रीच दिल्ली, मतलब लगभग जहां 50 दिन लगते थे दिल्ली पहुंचने में सिंध से, द न्यूज रिपोर्ट्स ऑफ स्पाइसेस वुड रीच द सुल्तान, न्यूज रिपोर्ट जो थी वो सुल्तान तक आराम से इजिली पहुंच जाती थी 5 दिन के अंदर ही, इस पोस्टल सिस्टम के जरिए। यानी जहां आपको 50 दिन लगने वाले हैं दिल्ली से सिंध अगर जाना है तो उसके लिए, वहीं वो 5 दिन में इंसान जो ये इंफॉर्मेशन है, जो रिपोर्ट है, वो पहुंचाई जा सकती है इस पोस्टल सिस्टम के जरिए। तो कैसा पोस्टल सिस्टम था, इसको भी जान ही लेते हैं ज़रा हम। सोर्स 10 के अंदर इस पोस्टल सिस्टम के बारे में बताया गया, ऑन हॉर्स एंड ऑन फुट, दिस इज हाउ इब्न बतूता डिस्क्राइब द पोस्टल सिस्टम। तो दो तरीके से चलता था, एक तो हॉर्स वाला था और एक फुट वाला, पैदल वाला भी था। इन इंडिया द पोस्टल सिस्टम इज ऑफ 2 काइंड्स, 2 तरीके का पोस्टल सिस्टम इंडिया के अंदर चलता था। द हॉर्स कॉल्ड उलुक, जो हॉर्स वाला पोस्टल सिस्टम था उसको हम उलुक के नाम से जानते हैं। इज रन बाय रॉयल हॉर्सेस, इसमें बहुत सारे बढ़िया बढ़िया किस्म के घोड़े हुआ करते थे। स्टेशन एट अ डिस्टेंस ऑफ एवरी 4 माइल्स, हर 4 मील की दूरी पर ये जो घोड़े थे वो रखे जाते थे, उनको इनका स्टेशन बनाया जाता था प्रॉपर। द फूड पोस्ट हैज 3 स्टेशन पर माइल, और जो फूड पोस्ट थी उसका हर 3 माइल पे स्टेशन हुआ करता था, जिसको हम दावा बोलते हैं, ठीक है बेटा, ये याद रखना। अब आगे देखें जरा हम, that is 1/3 of a mile. Now at every third of a mile there was a well populated village, और हर 3 माइल की दूरी पे क्या था, एक ऐसा गांव हुआ करता था जहाँ पे अच्छी खासी पॉपुलेशन रहती है। आउटसाइड विच आर 3 pavilions in which sit men, वहाँ पे एक तरीके से बेंचेस वगैरह बना रखे होते थे जहाँ पे जो आदमी थे वो वेट करते थे, बैठते थे आके, विद girded loins रेडी टू स्टार्ट, बैठे रहते थे वो और रेडी रहते थे वो कि जैसे उनके पास वो इन्फॉर्मेशन पहुंचेगी वो आगे पास ऑन करने के लिए बढ़ जाएंगे। तो वो क्या रहा है कि स्टेशन टाइप के बने हुए हैं, जैसे ऐसे ऐसे करके स्टेशन बने हुए हैं। तो 3-3 माइल की दूरी में है, ये आदमी यहाँ पहुंचा तो अब यहाँ पे ये बैठ गया, रेस्ट कर रहा है, तो ये इस दूसरे आदमी ने वो चीज़ उठाई, फिर उसने तीसरे को दी, फिर वो तीसरा आदमी चौथे को दे रहा है। तो इस तरीके से करते करते ये फूड सिस्टम जो था वो चल रहा है, ठीक है। ईच ऑफ देम कैरीड अ रॉड, हर किसी के पास एक रॉड थी और 2 क्यूबिट्स लेंथ में हुआ करती थी वो, विद कॉपर बेल्स एट टॉप, उसमें ऊपर घंटी लगी होती थी जो बजती रहती थी ताकि सामने वाला आदमी अलर्ट हो जाए कि अब पीछे से जो कोरियर है वो आ रहा है। व्हेन द कोरियर स्टार्ट्स फ्रॉम द सिटी, जब शहर से वो कोरियर स्टार्ट होता था, ही होल्ड्स द लेटर इन वन हैंड, एक हाथ में वो लेटर पकड़ता था, एंड द रॉड विद इट्स बेल ऑन द अदर, दूसरे हाथ में वो रॉड जिसमें घंटी लगी होती थी उसको पकड़ता था। एंड ही रन्स एज फास्ट एज ही कैन, जितना ज़्यादा तेज़ वो भाग सकता था उतना तेज़ वो भागने की कोशिश करता था। विद द मैन इन द पेविलियन हेयर, जैसे ही वो लोग जहाँ बैठे होते थे लोग, वो जैसे ही उसकी आवाज़ सुनते थे कि उस घंटी की कि कोई आ रहा है, वो रेडी हो जाते थे। एज सुन एज द कोरियर रीचेस, जैसे ही उनके पास वो कोरियर पहुँचता था तो दूसरा इंसान उनसे वो कोरियर लेता था और आगे की तरफ निकलना शुरू कर देता था, ठीक है, जब तक वो दूसरे दावे तक नहीं पहुँचता, यानी दूसरी जगह तक नहीं पहुँचता। एंड सेम प्रोसेस चलता रहता था जब तक डेस्टिनेशन नहीं आ जाती है, मंजिल नहीं आ जाती है। ये जो फूड पोस्ट थी ये ज़्यादा क्विकर थी, ज़्यादा जल्दी पहुंचाती थी। यानी अगर कोई भी पूछेगा आपसे क्वेश्चन कि फूड पोस्ट ज़्यादा जल्दी पहुंचाती थी या फिर हॉर्स पोस्ट, तो याद रखना है फूड पोस्ट ज़्यादा जल्दी पहुंचाया करती थी। एंड ऑफन यूज टू ट्रांसपोर्ट फ्रूट्स वगैरह जो होते थे खुरासन के, या फिर जो जिनकी बहुत डिमांड थी इंडिया के अंदर, या फिर ऐसे जितने भी फ्रूट्स थे जो जल्दी ख़राब हो जाते हैं यूजली, तो उनको पहुँचाने के लिए इस फूड पोस्ट का यूज़ किया जाता था उस समय में, ठीक है, क्योंकि ये जल्दी पहुँचा सकती थी।
आगे देखते हैं ज़रा। अब हम तीसरे टावर पर पहुंच चुके हैं, ठीक है। तीसरा जो ट्रैवलर है उसके ऊपर वहीं पे हम पहुंच गए हैं, और हमें पता है हमें ये वाला ट्रैवलर इतना पसंद नहीं है भाई, बट क्या कर सकते हैं, पढ़ लेते हैं इसके बारे में भी, क्योंकि क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। पता नहीं क्यों हमारा एग्जामिनर नहीं समझता कि हमें पसंद ही नहीं है, पता है क्यों, बताती हूँ। फ्रांकोइस बर्नियर नाम है इसका, और यह है यूरोप से, फ्रांस से। और डॉक्टर विद अ डिफरेंस, एक डॉक्टर तो है बट इसका दिमाग ही अलग है थोड़ा। देखते हैं जरा क्या कहता है। फ्रांकोइस बर्नियर एक फ्रेंचमैन था, एक डॉक्टर था, पॉलिटिकल फिलोसफर था और हिस्टोरियन था। ही केम इन इंडिया, इंडिया में आता है ये 1656 में। कहाँ से आता है? फ्रांस से आता है, और टू 1668 के बीच में आता है। वॉज क्लोजली एसोसिएटेड विद द मुगल कोर्ट, आता है और मुगल कोर्ट से बहुत ज़्यादा जुड़ा हुआ था ये। ही वॉज इन इंडिया, इंडिया में रहा ये कितने सालों के लिए बेटा? 12 सालों के लिए रहा। और मुझे समझ नहीं आया कि ये 12 सालों के लिए इंडिया में क्यों रहा, क्योंकि इसको इंडिया पसंद ही नहीं आ रहा था बिल्कुल भी, इंडिया की बुराई करने के लिए शायद यहाँ पे रुका हुआ था। बर्नियर वॉज इन मुगल कोर्ट एज अ फिजिशियन, यहाँ पे क्यों था? एक फिजिशियन की तरह था। प्रिंस दारा शिकोह के लिए यहाँ पे इनको रखा गया था, जो एल्डेस्ट सन था, सबसे बड़ा बेटा था शाहजहाँ का। एंड लेटर एज एन इंटेलेक्चुअल एंड साइंटिस्ट विद दानिशमंद खान, दानिशमंद खान का ये इंटेलेक्चुअल और एक तरीके से एडवाइजर भी बन जाता है बाद में। एन अर्मेनियन नोबल एट द मुगल कोर्ट, जो कि अर्मेनियन नोबल थे मुगल कोर्ट के अंदर और वेस्ट में। आगे बढ़ते हैं। सोर्स 4 क्या कह रहा है? ट्रैवलिंग विद द मुगल आर्मी। अब ये बात हो रही है यहाँ पे बर्नियर की, तो बर्नियर के बारे में जब हम बात करें, यानी फ्रांकोइस बर्नियर के बारे में बात करें, तो देखते हैं क्या बोलते हैं मुगल आर्मी के बारे में। बर्नियर ऑफन ट्रैवल्ड विद आर्मी, बर्नियर जो है वो काफ़ी ज़्यादा ट्रैवल करते रहते थे आर्मी के साथ, और उसके बारे में ही एक सर्व जो है वो मैंशन किया गया इनकी किताब के अंदर से। ये आर्मी कहाँ की तरफ बढ़ रही थी? कश्मीर की तरफ। तो देखते हैं ज़रा। आई एम एक्सपेक्टेड टू कीप 2 गुड Turkoman horses, and I also take with me a powerful Persian camel and driver, a groom for my horses, a cook and a servant to go before my horse, with a flask of water in his hand according to the custom of the country. तो कह रहा है मैं ये सारी चीज़ें तैयार करके चल रहा हूँ, मेरे पास कैमल है, ड्राइवर है, हॉर्स है, मैंने कुक भी ले लिया है, सर्वेंट्स भी रख लिए हैं, ये सारे लोग जो हैं हमारे साथ भेजे जा रहे हैं, और हमारे पास पानी का फ्लास्क भी है, ये सारी चीज़ें हैं। आई एम ऑल्सो प्रोवाइडेड, और मुझे और क्या चीज़ें प्रोवाइड करी गई? विद एवरी यूजफुल आर्टिकल, जो भी चीज़ें ज़रूरी थी वो सारी चीज़ें प्रोवाइड करी गई। जैसे टेंट प्रोवाइड किया गया जिसमें मैं रुक सकूँ, कारपेट दी गई, बेड, पोर्टेबल बेड जो होता है जो अपने आप ही खुल के फिर बंद हो जाता है, वैसा बेड प्रोवाइड किया गया। 4 वेरी स्ट्रॉन्ग बट लाइट केन्स का बना हुआ, पिलो दी गई, मैट्रेस दी गई, और क्या दिया गया? राउंड लेदर टेबल क्लॉथ दिया गया, यूज दैट मील्स, जो खाना खाते वक्त यूज किया जाता था। सम फ्यू नैपकिन्स भी दी गई इसको, ठीक है, ऑफ डाइट क्लोथ्स। 3 स्मॉल बैग्स दिए गए विद culinary यूटेंसिल्स, जिसके अंदर बर्तन वगैरह थे, विच आर ऑल प्लेस्ड इन अ लार्ज बैग, जिसको सबको बड़े बैग के अंदर रखा जाता था। एंड दिस बैग इज अगेन कैरिड इन अ वेरी कैपेशियस एंड स्ट्रॉन्ग डबल सैक और नेट मेड ऑफ लेदर थॉन्ग्स, तो उसको अच्छे से कवर करके लेके जाते थे। दिस डबल सैक लाइक वाज कंटेन द प्रोविजंस, लिनन एंड वेयरिंग अपैरल, इसके अंदर सारे कपड़े रखे होते थे इसके, ठीक है, सब कुछ। बोथ ऑफ मास्टर एंड सर्वेंट्स, दोनों के ही, मास्टर के भी सर्वेंट के भी कपड़े इसमें रखे होते थे। आई हैव टेकन केयर टू ले इन अ स्टॉक ऑफ एक्सीलेंट राइस फॉर 5 और 6 days, मतलब मैंने इस बात का तो ज़रूर ध्यान रखा कि 5-6 दिन के लिए मैं चावल ज़रूर लेके चलूँ, ठीक है। कंजम्पशन ऑफ स्वीट बिस्किट्स फ्लेवर्ड विद एनी अ हर्ब, तो बिस्किट्स वगैरह जो थे वो भी थे इसके पास। ऑफ लाइम्स एंड शुगर्स, नॉर हैव आई फॉरगटन आ लिनन बैग, मैंने बिल्कुल भी एक लिनन बैग भी नहीं मैं भूला। विद इट स्मॉल आयरन हुक फॉर द पर्पज ऑफ सस्पेंडिंग एंड ड्रेनिंग दही और कर्ड्स, मतलब दही वगैरह निकालना हो तो उसके लिए काम आ जाए वो। नथिंग बीइंग कंसिडर्ड सो रिफ्रेशिंग इन दिस कंट्री एज अ लेमनेड एंड दही, कहता है कि इस कंट्री के अंदर अगर मुझे सबसे ज़्यादा रिफ्रेशिंग चीज़ जो लगी ना खाने पीने में, एक तो लेमनेड लगा, नींबू पानी लगा, और दूसरा दही लगा, तो ये दोनों चीज़ें मुझे काफ़ी ज़्यादा सही लगी। तो अभी बता रहा है कि किस तरीके से ये ट्रैवल करते थे उस समय में, और सारी इसको सुविधाएं मिलती थी, बेड वेड सब कुछ मिला हुआ है, यही सारी फालतू की बातें इसने बताई। सोर्स 5 में क्या कह रहा है? द सिस्टम ऑफ वर्नास। अब ये तो अल बिरूनी का अकाउंट है, ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं, राइट बेटा? ये वाला तो हम ऑलरेडी देख ही चुके हैं, अल्बिरूनी ने जो बताया था हमें। कंपेयरिंग ईस्ट एंड वेस्ट, अब ईस्ट और वेस्ट को जब ये कंपेयर कर रहा है बर्नियर, तो क्या कह रहा है? ही रोट अकाउंट्स ऑफ व्हाट ही सॉ, तो इसने क्या किया बेटा? जो भी इसने देखी चीज़ें उसके बारे में इसने अपने अकाउंट के अंदर लिखा। फ्रीक्वेंटली इसको कंपेयर करता रहा, ये जो भी चीज़ें इसने इंडिया के अंदर देखी उन सारी चीज़ों को ये यूरोप की सिचुएशन से कंपेयर करता था। हिज मेजर राइटिंग डेडिकेटेड टू लुई 14 के लिए, उनको खुश करने के लिए अपनी सारी राइटिंग्स लिख रहा था। किंग ऑफ फ्रांस, जो कि फ्रांस के राजा हुआ करते थे उस समय में। व्हेन बर्नियर्स राइटिंग बिकेम एक्सट्रीमली पॉपुलर, जब बहुत पॉपुलर हो गई इसकी राइटिंग्स, तो बर्नियर्स वर्क वर पब्लिश, इसको पब्लिश कर दिया फ्रांस के अंदर 1670 के अंदर, ठीक है। एंड ट्रांसलेटेड इनटू इंग्लिश, डच, जर्मन, इटालियन, 5 साल के अंदर इन सारी भाषाओं के अंदर भी इसको ट्रांसलेट करके रख दिया गया।
बर्नियर एंड द डीजनरेटेड ईस्ट। अब देखते हैं जरा किस प्रकार से बुराई करता है। इब्न बतूता चोज टू डिस्क्राइब एवरीथिंग दैट इम्प्रेस्ड एंड एक्साइटेड हिम, वेयर एज फ्रंक। अब इब्न बतूता का क्या था, बड़ा ही मज़ेदार आदमी, उसको जो अच्छा लगता था, जैसा लगता था, वो उसके बारे में बताता था। जो चीज़ें उसको एक्साइट करती थी, मज़ा आता था उसको, उसके बारे में वो डिस्क्राइब करता था। वहीं फ्रांकोइस बर्नियर जो है ना, ये आदमी ही नेगेटिव है। कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट व्हाट ही सॉ इन इंडिया, ये उन सारी चीज़ों को, जो भी चीज़ें ये देखता था इंडिया के अंदर, उन सारी चीज़ों को कंपेयर करता था और दिखाता था कि कैसे ये चीज़ें बेकार है। ही सॉ इन इंडिया विद द सिचुएशन विच ही कंसिडर डिप्रेसिंग। जो भी सिचुएशन इसको ऐसी लगती थी ना डिप्रेसिंग है, कि ये बहुत गलत है इंडिया के अंदर, उसको तुरंत कंपेयर कर देता था। कहता था देखो हमारे यहाँ तो ऐसा नहीं होता है, यहाँ देखो कैसा हो रहा है, ठीक है। बर्नियर आइडिया सीम टू हैव बीन टू इन्फ्लुएंस पॉलिसी मेकर्स। हिज ट्रैवल्स इन द मुगल एम्पायर इज मार्क्ड बाय डिटेल्ड ऑब्जर्वर एंड क्रिटिकल इंसाइट्स एंड रिफ्लेक्शन। तो इसने बहुत क्रिटिकल तरीके से सारी इंसाइट्स दिए हैं, अंदर की बातें बताई हैं, जो जो ये समझ पाया। जनरली ऑर्डर्ड द परसीव्ड डिफरेंसेस हायरार्किकली सो दैट इंडिया अपीयर टू बी इन्फीरियर टू द वेस्टर्न वर्ल्ड। हालांकि हमें इस बात का ध्यान रखना है कि इसने ज़्यादातर वही चीज़ें उठाई जिससे इंडिया जो है वो नीचे दिखे, इन्फीरियर दिखे यूरोप के कंपेरिजन में। द क्वेश्चन ऑफ लैंड ओनरशिप, अब क्वेश्चन था लैंड ओनरशिप को लेकर, मुगल एम्पायर के टाइम में आया था, तो लैंड ओनरशिप की बात चल रही थी। अकॉर्डिंग टू बर्नियर, one of the fundamental differences between Mughal India and Europe was the lack of private property in land in the former। तो कहता क्या है कि एक चीज़ बड़ी अजीब लगी मुझे इंडिया के अंदर, जब मैं इंडिया आया तो मैं यहाँ पे क्या देखता हूँ, इंडिया और यूरोप के बीच में काफ़ी बड़ा डिफरेंस है। क्या डिफरेंस था, वॉज अ लैक ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी लैंड इन द फॉर्मर। यानी कहता है इंडिया के अंदर तो प्राइवेट प्रॉपर्टी का कॉन्सेप्ट ही नहीं दिखता है, लोगों की अपनी खुद की कोई प्रॉपर्टी ही नहीं है, ऐसा लगता है। ही थॉट दैट इन द मुगल एम्पायर द एम्परर ओन्ड ऑल द लैंड। इसको लगता था कि इंडिया के अंदर जिस समय मुगल एम्पायर रूल करता था तो सारा का सारा जो ज़मीन थी वो किसकी हुआ करती थी, उस मुगल एम्परर की होती थी, एंड डिस्ट्रीब्यूटेड, और उसको फिर बांट दिया जाता था नोबल्स के बीच में, एंड दैट दिस हैड डिजास्ट्रस कॉन्सिक्वेंसेज ऑन इकॉनमी एंड सोसाइटी। और वो कहता है इसकी वजह से ही बहुत बुरा असर पड़ रहा था इंडिया की इकॉनमी पे और सोसाइटी में भी। लिटरेरी दिस परसेप्शन, मतलब ये जो परसेप्शन इसने अपनाया ना, ये जो तरीका इसने अपनाया ना देखने का चीज़ों को, वॉज नॉट यूनिक टू बर्नियर। ये जो तरीका था इसका सोचने का वो अलग नहीं था काफ़ी, ठीक है, और काफ़ी यूनिक नहीं था, वॉज नॉट यूनिक टू बर्नियर। बर्नियर ने भी ये सारी चीज़ें देखी होंगी, ठीक है, ऑफकोर्स, but is found in most travelers account of the 16th and 17th century। तो अगर हम 16th to 17th century के जितने भी अकाउंट्स है, ट्रैवलर अकाउंट्स है, उनमें देखते हैं तो जिस तरीके से ये थोड़ी बहुत कहे तो बहुत ज़्यादा बुराइयां करता है, तो उसी प्रकार से थोड़ी बहुत बुराइयां बाकी लोगों ने भी कर रखी हैं। बर्नर आर्ग्यू करता है लैंड होल्डर्स के बारे में, लैंड होल्डर्स कुड नॉट पास ऑन देयर लैंड टू देयर चिल्ड्रन। वो कहता है क्या फ़ायदा, जो लैंड ओनर है जिसकी वो ज़मीन है वो अपने बच्चों को वो लैंड दे ही नहीं सकता है, ड्यू टू ओनिंग टू क्राउन ओनरशिप ऑफ लैंड, एंड दिस वुड लेड टू एमर्जेंस ऑफ द क्लास ऑफ इम्प्रूविंग लैंड लॉर्ड्स विच वुड कॉज ऑपरेशन ऑफ द पेजेंट्री। और इससे क्या होगा, ये लोग क्या करते रहेंगे, ये लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे, ये लोग ऑपरेशन करते रहेंगे किसका, पीजेंट्री का, किसानों का, उनको परेशान करते रहेंगे, और एक कॉन्टिन्यूस डिक्लाइन चलता रहेगा लिविंग स्टैंडर्ड्स में ऑफ ऑल सेक्शंस ऑफ सोसाइटी एक्सेप्ट द रूलिंग एरिस्टोक्रेसी। यानी जो रूलिंग एरिस्टोक्रेसी है उसको छोड़कर बाकी सारी जगह पे हमें क्या देखने को मिलेगा, एक्सप्लॉइटेशन देखने को मिलेगा, बाकी सारे लोग परेशान होते रहेंगे। बर्नियर कॉन्फिडेंटली यहाँ पे क्या कहता है, एजर्टेड देयर इज नो मिडिल स्टेट इन इंडिया। कहता है मिडिल क्लास तो थी ही नहीं इंडिया के अंदर उस समय में भी, या तो बहुत अमीर लोग हुआ करते थे या तो बहुत ज़्यादा गरीब लोग थे। तो curiously none of the Mughal official documents suggest that the state was the sole owner of land। और कोई सा भी मतलब जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है मुगल एम्पायर का वो ये बताता ही नहीं है कि जो स्टेट था उसी का ही पूरी ओनरशिप हुआ करती थी लैंड के ऊपर। अबुल फजल की अगर मैं बात करूँ 16th सेंचुरी के दौरान, जो कि ऑफिशियल क्रॉनिकलर थे अकबर की रेन के दौरान, तो वो डिस्क्राइब करते हैं लैंड रेवेन्यू के बारे में और रेनमरेशंस के बारे में, यानी सैलरीज वगैरह जो दी जाती थी उसके बारे में, of sovereignty, a claim made by the ruler on his subjects for the protection he provided rather than rent or that he owned। तो वो क्या करता था, वो कहता था कि भाई एक तरीके से प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रखी है मैंने अपने जितने भी लोग हैं उनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करी हुई है अगर वो ज़मीन के ऊपर काम करें। यूरोपियन ट्रैवलर्स रिगार्डेड सच क्लेम्स एज रेंट। तो यूरोपियन ट्रैवलर्स मतलब जो भी, वो कहता था, अकबर का कहना ये था कि मैं अगर उनसे पैसे ले रहा हूँ ना कुछ भी, तो वो एक तरीके से मैं उनको उसके बदले में प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा हूँ। बट यूरोपियन ट्रैवलर्स ने क्या बोला, उन्होंने बोला कि ये तो अपनी ही ज़मीन का रेंट दे रहे हैं यहाँ पे। हाउएवर दिस वॉज एक्चुअली नॉट अ रेंट,
और इवन लैंड टैक्स। हालांकि ये जो चीज़ थी वो ना तो रेंट थी, इसको टेंट नहीं लिखते, इसको रेंट लिखते हैं, ना तो ये रेंट थी और ना ही ये लैंड टैक्स थी, बट अ टैक्स ऑन द क्रॉप। एक टैक्स था, एक तरीके का क्या होता था, टैक्स था जो कि किस पे लगता था बेटा, क्रॉप पे लगा करता था। ठीक है, तो आगे देखते हैं ज़रा। बर्नियर की अगर हम बात करें तो इसका डिस्क्रिप्शन इन्फ्लुएंस करता है वेस्टर्न थ्योरीज को फ्रॉम 18th सेंचुरी ऑनवर्ड्स। 18th सेंचुरी ऑनवर्ड्स ये बताता है इन सारी चीज़ों के बारे में। द फ्रेंच फिलोसफर मॉन्टेस्क्यू, जो उस समय में एक फिलोसफर थे और उनसे वो सारी चीज़ें बहुत इन्फ्लुएंस हो रही हैं, तो यूज दिस अकाउंट, उन्होंने इस अकाउंट को यूज़ किया था टू डेवलप द आइडिया ऑफ ओरिएंटल डेस्पोटिज्म के बारे में बताने के लिए। एक आइडिया होता है उसके बारे में बताने के लिए। अकॉर्डिंग टू दिस, इसके अकॉर्डिंग क्या होता है, रूलर्स जो थे एशिया के अंदर, वो उनके पास एब्सोल्यूट पावर हुआ करती थी, हद से ज़्यादा पावर थी अपने प्रजा के ऊपर, हु वर केप्ट इन कंडीशंस ऑफ सब्जुगेशन, जिनको दबा के वो लोग रखते थे, पॉवर्टी के अंदर ही रखते थे जिंदगी भर, आर्ग्यूइंग ऑन द बेसिस ऑफ क्राउन ओनरशिप, और उनको बोलते थे कि हमें तो ये अधिकार मिला है तो हम ऐसा कर सकते हैं। दिस आइडिया वॉज फर्दर डेवलप्ड एज द कॉन्सेप्ट ऑफ द एशियाटिक मोड ऑफ प्रोडक्शन बाय कार्ल मार्क्स इन 19th सेंचुरी। तो ये जो आइडिया था ये 19th सेंचुरी के अंदर भी कार्ल मार्क्स के द्वारा बताया गया, और ही आर्ग्यूड दैट इंपीरियल कोड प्रिसीडेड। तो ये बताता है कि इंपीरियल कोर्ट्स जितने भी थे वो क्या करते थे, कोर्ट प्रिसीडेड ओवर दीज विलेजेस कम्युनिटीज रिस्पेक्टिंग देयर ऑटोनॉमी एज लॉन्ग एज द फ्लो ऑफ सरप्लस वॉज अनइम्पेडेड। दिस वॉज रिगार्डेड एज द स्टेगनेंट सिस्टम। तो क्या बोला गया कि भाई जब तक चीज़ें सही चल रही हैं तब तक तो ठीक है, विलेज कम्युनिटीज़ के लोग भी कुछ नहीं बोलेंगे, ऑटोनॉमी बर्दाश्त करते रहेंगे, आराम से चलती रहेंगी चीज़ें, जब तक जो सरप्लस है वो बढ़िया से फ्लो कर रहा है, सब कुछ चल रहा है, अदरवाइज फिर वो रेंट कहाँ से ला के देंगे। मर्चेंट्स ऑफन हैड स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी और किन टाइज। जो मर्चेंट्स थे उनकी स्ट्रॉन्ग कम्युनिटीज हुआ करती थी, किन टाइज हुआ करते थे, यानी आपस में रिश्तेदारियां हुआ करती थी, एंड वर ऑर्गेनाइज्ड इनटू देयर ओन कास्ट कम ऑक्यूपेशनल बॉडीज, उनकी खुद की ही ऑक्यूपेशनल बॉडीज और कास्ट सिस्टम बना होता था। वेस्टर्न इंडिया की बात करूं तो दीज ग्रुप्स वर कॉल्ड, इन सारे ग्रुप्स को हम महाजन्स के नाम से जानते हैं, एंड देयर चीफ्स जिनको हम सेठ के नाम से जानते हैं। अर्बन सेंटर्स में जैसे कि अहमदाबाद में द महाजन्स वर कलेक्टिवली रिप्रेजेंटेड बाय द चीफ ऑफ द मर्चेंट कम्युनिटी हु वाज कॉल्ड द नगर सेठ। तो अहमदाबाद के अंदर ऐसा देखा गया, जो चीफ हुआ करता था इस मर्चेंट कम्युनिटी का, जो मेन हेड हुआ करता था, उसको ये लोग क्या बोलते थे, नगर सेठ बोलते थे। ठीक है, आगे अदर अर्बन ग्रुप्स, बाकी के जो अर्बन ग्रुप्स थे जिसके अंदर प्रोफेशनल क्लासेस आ जाती हैं, सच एज फिजिशियंस, इन जिनको हाकिम और वेद बोला जाता है वो, टीचर्स पंडित या मुल्ला जिनको बोला जाता है वो, लॉयर्स यानी वकील, पेंटर्स, आर्किटेक्ट्स, म्यूजिशियंस, कैलीग्राफर्स एक्सेट्रा, वाइल सम डिपेंडेड ऑन इंपीरियल पेट्रोनेज। मतलब ज़्यादातर लोग अर्बन ग्रुप्स जो थे वो प्रोफेशनल क्लासेस में यूजुअली डिवाइड थे, ये सारे प्रोफेशंस में डिवाइडेड थे। हालांकि बहुत सारे लोग इसमें इंपीरियल पेट्रोनेज पे डिपेंडेंट होते थे, यानी मैनी मेड देयर लिविंग बाय सर्विंग अदर पेट्रॉन्स। मतलब ज़्यादातर लोग जो थे वो सर्व करते थे किसको, मुगल कोर्ट के अंदर वाले जितने भी लोग थे उनको सर्व किया करते थे और उससे ही उनको पैसे वैसे मिलते थे। वाइल बाकी के जो लोग थे वो कोशिश करते थे कि वो दूसरों को सर्विस प्रोवाइड करें, वाइल स्टिल अदर सर्व्ड ऑर्डिनरी पीपल। और उनमें से कुछ लोग ऐसे थे जो बाकी के लोगों को भी सर्व किया करते थे, आम जनता को भी सर्व करते थे। क्राउडेड मार्केट्स और बाजार के अंदर अपनी जो शॉप है एक तरीके से ओपन करके रखते थे। फिजिशियन समझ गए ना, जो डॉक्टर्स वगैरह होते हैं, तो एक तो स्पेशल डॉक्टर्स थे जो हमेशा रेडी रहते थे मुगल एम्पायर के अंदर के लोगों के लिए, और कुछ कुछ डॉक्टर ऐसे भी थे जो क्राउडेड मार्केट्स के अंदर जो लोग वहाँ पे बैठे थे और क्राउड मार्केट्स में बैठते थे, तो आम जनता के लिए भी हुआ करते थे। सेम अप्लाइज टू टीचर्स, लॉयर्स, पेंटर्स, इन सब के लिए वो सारी चीज़ें अप्लाई होती हैं। अब आगे बात करूँ सोर्स 11 की, द पुअर पीजेंट। ये एक एक्सेप्ट है बर्नियर के डिस्क्रिप्शन के अंदर से, जिसमें पीजेंट्री के बारे में बताया गया है, कंट्री साइड में जो पीजेंट्री थी उसके बारे में बताया गया है। ऑफ द वास्ट ट्रैक्ट्स ऑफ कंट्री, यानी गांव के इलाके की बात करी गई है। बता रहा है ये कि ऑफ द कंट्री कॉन्स्टिट्यूटिंग द एम्पायर ऑफ हिंदुस्तान, मेनी आर लिटिल मोर देन सैंड और बैरन माउंटेन्स। कहता है ज़्यादातर तो इंडिया का एरिया ऐसा था, बैडली कल्टिवेटेड था, बेकार सा था, पहाड़ वहाड़ी थे, एंड थिनली पॉपुलेटेड। ठीक है, और ज़्यादातर पॉपुलेशन मतलब तो इतनी दिखने को नहीं मिली। इवन अ कंसिडरेबल पोर्शन ऑफ द गुड लैंड रिमेन्स अनटिल्ड फॉर वांट ऑफ लेबरर्स। मतलब एक कंसिडरेबल पोर्शन भी जो था अच्छे लैंड का उसको भी अनटिल छोड़ दिया जाता था। मैनी ऑफ होम पेरिश इन कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द बैड ट्रीटमेंट दे एक्सपीरियंस फ्रॉम गवर्नर्स। कहता है कि ज़्यादातर लोग जो थे वो वहाँ से गायब भी हो जाते थे, पेरिश हो जाते थे, क्योंकि गवर्नर उनको सही से ट्रीट नहीं करता था। और जो गरीब लोग थे, व्हेन दे बिकम इनकैपेबल ऑफ डिस्चार्जिंग द डिमांड्स ऑफ देयर रेपिशियस लॉर्ड्स, आर नॉट ओनली ऑफन डिप्राइव्ड ऑफ द मीन्स ऑफ सस्टेंस बट आर ऑल्सो मेड टू लूज देयर चिल्ड्रन हु आर कैरीड अवे एज स्लेव्स। तो कहता है अगर
किसी इंसान ने कर्जा लिया और वो उस कर्जे को नहीं चुका पाया या फिर कोई डिमांड थी उसको पूरा नहीं कर पाया, तो अगर उसके पेरेंट्स वेरेंट्स चले गए, उससे पहले ही चले गए, तो फिर उसके जो बच्चे होंगे वो उनके स्लेव बन जाएंगे, गुलाम बन जाएंगे और वो उस चीज़ को पूरा करेंगे. Thus it happens that the peasantry driven to despair by so excessively a tyranny abandoned the country. तो यही सारी चीज़ों की वजह से शायद ये जो peasantry थी, जो किसान लोग थे, ये बच के भागते रहते थे. In this instance Bernier was participating in contemporary debate in Europe. यूरोप में जो डिबेट चल रहा था उस समय में उसमें पार्टिसिपेट कर रहा था वो एक तरीके से, concerning the nature of state and society, and intended that his description of Mughal India would serve as a warning to those who did not recognize the merits of private property. मतलब बताने की कोशिश कर रहा है कि देखो कितना ज़्यादा नुकसान होता था अगर जिसके पास प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं थी, उन लोगों को कितनी कितनी प्रॉब्लम झेलनी पड़ती थी. एक तो वो अपने ही लैंड पे काम करे बट वो लैंड उनका नहीं है, वो है एक स्टेट का, ठीक है, और अगर वो उसको पूरा नहीं कर पा रहे हैं या उससे पहले मर जा रहे हैं तो उनके बच्चे उनके गुलाम बन जा रहे हैं और फिर वो उस काम को आगे कंटिन्यू कर रहे हैं. सोर्स 12 क्या कह रहा है? अ वार्निंग फॉर यूरोप. ये एक यूरोप के लिए वार्निंग थी. तो बर्नियर वार्न करता है, कहता है कि देखो दैट इफ़ यूरोपियन किंग्स फॉलो द मुगल मॉडल, कि अगर आप लोगों ने मुगल मॉडल को फॉलो करने की कोशिश करी ना तो यहीं की तरह हाल होगा आपका भी. देयर किंगडम्स वुड बी वेरी फार फ्रॉम बीइंग वेल कल्टिवेटेड एंड पीपल्ड, सो वेल बिल्ट, so rich, so polite and flourishing as we see them. Our kings are otherwise rich and powerful, and we must avow that they are much better and more royally served. They would soon be kings of desert and solitude and of beggars and barbarians. तो कहता था कि इंडिया के अंदर जो रूलर्स हैं ना वो पता है किसके, भिखारियों का राजा है वो, और सच एज दोज आर whom I have been representing, और कहता है उनमें से कुछ को मैं रिप्रेजेंट भी कर रहा हूँ, जैसे कि मुगल्स जो हैं ये सब भिखारियों के राजा हैं. वी शुड फाइंड द ग्रेट सिटीज़, हमें अच्छे शहरों को ढूंढना चाहिए, एंड द ग्रेट बोरोस को ढूंढना चाहिए, रेंडर्ड अनइनहेबिटेबल बिकॉज ऑफ इल एयर, क्योंकि कहता है यहाँ की जो हवा है वो बिल्कुल भी साफ नहीं है. एंड टू फॉल टू र्यून विदाउट एनीबडी, मतलब कहता है कि बिना किसी के, टेकिंग केयर ऑफ रिपोर्टिंग देम द हिल लॉक्स अबैंडन्ड एंड द फील्ड ओवर स्प्रेड विद बुशेस और फिल्ड विद pestilential marishes as hath been already intimated. तो ये इसकी जो इंग्लिश है वो उस समय की इंग्लिश है, इसलिए इसके जो वर्ड्स हैं वो बहुत अलग है, बहुत डिफरेंट है, बट मैं आपको इसकी मीनिंग समझाती हूँ. तो क्या बोला गया है? बर्नियर कह रहा है कि अगर यूरोपियंस जो हैं, जो अभी बहुत अच्छे से जी रहे हैं, बहुत बढ़िया से जी रहे हैं, बहुत रिच हैं, पोलाइट हैं, अच्छे से जी रहे हैं, अगर उन्होंने गलती से भी ये मुगल वाला मॉडल अपना लिया ना, जो कि बारबेरियंस हैं, बारबेरियंस मतलब जिनको खाने पीने का ढंग नहीं होता वो, और बिगर्स मतलब आप भिखारी समझते हो, तो ये यूजुअली उनके राजा हैं. और मेरा अनफॉर्चुनेट एक तरीके से जो लक है वो ये है कि मैं इनको सर्व भी कर रहा हूँ और मैं यहाँ पे हूँ, ठीक है, और इनकी तरह हमें बिल्कुल भी नहीं बनना चाहिए, अदरवाइज हमारी कंट्री जो है वो बिल्कुल ख़राब हो जाएगी. अ मोर कॉम्प्लेक्स सोशल रियलिटी. बर्नियर्स डिस्क्रिप्शन ओकेजनली हिंट एट अ मोर कॉम्प्लेक्स सोशल रियलिटी, अलग ही तरीके की सोशल रियलिटी की बात करता है. ही कंसिडर्ड दैट वास्ट क्वान्टिटीज ऑफ वर्ल्ड्स प्रेशियस मेटल्स फ्लोड इनटू इंडिया. कहता है बहुत सारे जो वर्ल्ड के प्रेशियस मेटल्स थे वो इंडिया के अंदर आते थे. एज मैन्युफैक्चरर्स वर एक्सपोर्टेड इन एक्सचेंज फॉर गोल्ड एंड सिल्वर, और गोल्ड और सिल्वर के बदले में इसको एक्सचेंज किया जाता था. ही नोटिस द एग्जिस्टेंस ऑफ प्रॉस्पेरस मर्चेंट कम्युनिटी इंगेज इन लॉन्ग डिस्टेंस एक्सचेंज. कहता है यहाँ पे भी बहुत सारे ऐसे लोग थे जो कि लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड में इंगेज थे, ये लोग ट्रेड वगैरह किया करते थे. अ डिफरेंट सोशो इकोनॉमिक सिनेरियो. रीड द एक्सेप्ट फ्रॉम बर्नियर्स डिस्क्रिप्शन ऑफ बोथ एग्रीकल्चर एंड क्राफ्ट प्रोडक्शन के बारे में बताता है. कहता है इट इज़ इंपॉर्टेंट टू ऑब्जर्व, कहता है ये चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जानना, दैट ऑफ दिस वास्ट ट्रैक ऑफ कंट्री अ लार्ज पोर्शन इज एक्सट्रीमली फर्टाइल. कहता है एक जो सेक्शन है वो हद से ज़्यादा फर्टाइल है, हद से ज़्यादा उपजाऊ है. द लार्ज किंगडम ऑफ बंगाल, ये कहाँ का हिस्सा है? बंगाल का. फॉर इंस्टेंस सरपासिंग इजिप्ट इटसेल्फ, ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं इजिप्ट को भी पार कर देगा. नॉट ओनली इन प्रोडक्शन ऑफ राइस, ऐसा नहीं है कि सिर्फ राइस, कॉर्न और बाकी सारी चीज़ों की प्रोडक्शन में, बट ऑफ इनएमरेबल आर्टिकल्स ऑफ कॉमर्स, क्योंकि यहाँ पे जो बिजनेस के पर्पस की चीज़ें थी या फिर बाकी चीज़ें थी वो बहुत ज़्यादा मिलती थी, विच आर नॉट कल्टिवेटेड इन इजिप्ट, जो कि इजिप्ट में नहीं मिलती हैं. सच एज सिल्क की बात करता है, कॉटन की बात करता है, इंडिगो की बात करता है. देर आर ऑल्सो मैनी पार्ट्स ऑफ द इंडीज वेयर द पॉपुलेशन इज सफिशिएंटली अबंडेंट एंड द लैंड प्रिटी वेल टिल्ड. कहता है कई कई जगह तो अच्छी है और कई कई जगह पे जो लैंड है उसको टिलिंग भी करी गई है उसकी अच्छे से, मतलब जो टिलिंग करी जाती है ना पहले बीज डालने से पहले, तो वो भी अच्छे से करी गई है, उसकी कल्टीवेशन अच्छे से होती है. एंड वेयर द आर्टिसन although naturally indolent is yet compelled by necessity or otherwise to employ himself in manufacturing carpets, brocades, embroidered gold and silver cloths, and the various sorts of silk and cotton goods which are used in country or exported abroad. It should not escape notice that gold and silver, after circulating in every other quarter of the globe, come
एट लेंथ टू बी swallowed up, lost in some measure in हिंदुस्तान। तो कहता है ये सारी चीज़ें जो थी, ये सारी सिल्क से एम्ब्रॉयडर्ड चीज़ें या जो अलग अलग प्रकार की चीज़ें थी वो यहाँ पे बनती थी, और इसको ये जो लोग थे वो एक्सपोर्ट करने के लिए भी यूज किया करते थे। इस बात का हमें ध्यान रखना है। सोर्स 14 के अंदर इसने इंपीरियल कारखाना के बारे में बताया है, मतलब जो वर्कशॉप्स होती थी उसके बारे में बताया है। लार्ज हॉल्स थे यहाँ पे बहुत सारी जगह पे, जिसको कारखाना या वर्कशॉप बोला जाता है, और ये आर्टिसंस के हुआ करते थे यूजुअली। एक हॉल की तो बात बताता है यहाँ पे जिसमें एम्ब्रॉयडर्स जो हैं वो बिजली एम्प्लॉयड है, बहुत काम करने में लगे हुए हैं, और वहाँ पे एक मास्टर है जो उनको सुपरिंटेंड कर रहा है, मतलब आकर देख रहा है, मैनेजर ही होगा इनका। इन अदर यू सी गोल्ड स्मिथ, दूसरे में हम गोल्ड स्मिथ को देख सकते हैं, तीसरे में हम पेंटर्स को, चौथे में हम वैनिशर्स लैक्वर वर्क को देख सकते हैं, फिफ्थ में हम जॉइनर्स को देख सकते हैं, टर्नर्स को, टेलर्स को, ये जितने भी शू मेकर्स थे। सिक्स में मैन्युफैक्चर ऑफ सिल्क, ब्रोकेड एंड फाइन मसलिन। तो बताता है कि आर्टिसंस कम एवरी मॉर्निंग, यहाँ पे हर सुबह आते थे ये, टू देयर कारखानास वेयर दे रिमेन एम्प्लॉयड द होल डे, और यहाँ पूरे दिन काम करते थे और इवनिंग में अपने घर चले जाते थे। इन दिस क्वाइट रेगुलर मैनर देयर टाइम ग्लाइड्स अवे, नो वन एस्पायरिंग फॉर एनी इंप्रूवमेंट इन द कंडीशन। ऐसा लगता है कि इनका पूरा समय इसमें निकल जाता था और कोई भी कोशिश नहीं करता था अपनी कंडीशन को सुधारने की। ऐसा लगता था कि इनका जो जन्म है वो इसीलिए हुआ है। ठीक है, अब ये बात करेगा विमेन के बारे में, स्लेव्स के बारे में, सती और लेबरर्स के बारे में। ये कहता है ट्रैवलर हु लेफ्ट रिटन अकाउंट्स वर जनरली मेन समटाइम्स इंट्रीग्ड बाय द कंडीशन ऑफ विमेन इन द सब कॉन्टिनेंट। तो कुछ ऐसे आदमी जो कि इंडिया के अंदर विमेन की कंडीशन को देखकर काफ़ी ज़्यादा चौंक जाते हैं, तो वो उनके बारे में लिखते हैं। उनमें से एक ये भी था। इट अपीयर्स फ्रॉम इब्न बतूता अकाउंट, इब्न बतूता के अकाउंट से पता चलता है दैट देयर वाज कंसिडरेबल डिफरेंशिएशन अमंग स्लेव्स। कहता है कि बहुत ज़्यादा भेदभाव होता था स्लेव्स के बीच में, फीमेल स्लेव्स, और हद से ज़्यादा उनके साथ तो भेदभाव होता था। वर ऑल्सो एम्प्लॉयड बाय अ सुल्तान टू कीप अ वॉच ऑन हिज नोबल्स, अपने नोबल्स पे नज़र रखने के लिए इनको एम्प्लॉय किया जाता था, जॉब पे रखा जाता था। स्लेव्स वर जनरली यूज फॉर डोमेस्टिक लेबर, घर के काम काज के लिए इनको यूज किया जाता था। इब्न बतूता फाउंड देयर सर्विसेज पर्टिकुलरली इंडिस्पेंसिबल फॉर कैरिंग विमेन एंड मेन ऑन पैलेंक्विल्स और डोला, मतलब जो ऐसे डोली टाइप की नहीं चलती थी पहले के समय में, जिसके अंदर इसको 4 लोग पकड़ते थे, मतलब 2 आगे से 2 पीछे से, तो इसको कैरी करने के लिए ये लोग यूज़ करते थे। इब्न बतूता ऐसा बताता है। द प्राइस ऑफ स्लेव्स पर्टिकुलरली फीमेल स्लेव्स रिक्वायर्ड फॉर डोमेस्टिक लेबर वॉज वेरी लो, मतलब औरतों का जो फीमेल स्लेव्स थी उनका प्राइस बहुत कम होता था, और मोस्ट फैमिलीज हु कुड अफोर्ड टू डू सो केप्ट एट लीस्ट 1 और 2 ऑफ देम, मतलब ज़्यादातर फैमिलीज ऐसी थी जो 1 या 2 स्लेव तो अपने पास रखा ही करती थी। कंटेम्प्रेरी यूरोपियन ट्रैवलर्स एंड राइटर्स ऑफन हाईलाइटेड द treatment of women as a crucial marker of difference between western and eastern society। कहता है कि बहुत ज़्यादा डिफरेंस था किस तरीके से विमेन स्लेव्स को ट्रीट किया जाता था उसमें। बर्नियर चोज द प्रैक्टिस ऑफ सती, बर्नियर जो है वो कौन सी इनमें से प्रैक्टिस को उठाता है, सती प्रैक्टिस को उठाता है और उसके बारे में बताना शुरू कर देता है। डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन देता है, जो कि सबसे ज़्यादा बुरी प्रैक्टिस हुआ करती थी उस समय में और अब नहीं है, ये चीज़ बहुत अच्छी बात है, तो उसके बारे में बताता है वो। ही नोटेड दैट वाइल सम विमेन, कहता है कि कुछ औरतें ऐसी थी, सीम टू एम्ब्रेस डेथ चीयरफुली, बड़ी ही खुशी से जाकर आग में बैठ जाती थी। अदर्स वर फोर्स टू डाई, और जिनमें से कुछ ऐसी भी औरतें हुआ करती थी जिनको ज़बरदस्ती फोर्स किया जाता था मरने के लिए। तो सती प्रैक्टिस होती क्या थी, जिस भी लेडी के हस्बैंड की डेथ हो जाती थी तो उसको भी उसके हस्बैंड के साथ ही जल जाना पड़ता था, जिंदा उसको जला दिया जाता था। चाहे उस लड़की की जो शादी है वो 9 साल में हुई हो, 10 साल में हुई हो। आप सोच रहे हो इतने कम एज में, तो हाँ उस टाइम में इतने कम एज में ही शादी कर दी जाती थी, तो उसके बाद उनको जला दिया जाता था। हाउएवर विमेन वर कन्फाइंड टू द प्राइवेट स्पेसेस ऑफ देयर होम्स, और उनको घर के अंदर ही बंद करके रखा जाता था, 4 दीवारों के अंदर ही औरतों को बंद करके रखते थे। तो बताता है स्लेव विमेन के बारे में इब्न बतूता यहाँ पे क्या बताता है हमें, इट इज़ द हैबिट ऑफ द एम्परर, की एम्परर की ये आदत थी, टू कीप विद एवरी नोबल ग्रेट और स्मॉल, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो, वन ऑफ हिज स्लेव्स हु स्पाइस ऑफ द नोबल्स, तो उनके आसपास उनको लगा के रखता था जो स्पाई करे, जासूसी करे इस बात की कि उनके नोबल क्या कर रहे हैं। ही ऑल्सो अपॉइंट्स फीमेल स्कैवेंजर्स हु एंटर द हाउसेज एंड अनाउंस, जो कि घर में एकदम से एंटर कर जाती थी आके, एंड टू देम द स्लेव गर्ल्स कम्युनिकेट ऑल द इंफॉर्मेशन दे पोजेस, और वो सारी बातें की जो हैं वो इनको आकर बता के जाते थे। मोस्ट फीमेल स्लेव्स जितनी भी थी, इनको रेड्स या एक्सपीडिशन के दौरान वहाँ से कैप्चर करके ये लोग लेके आते थे, पकड़ के लेके आते थे। अब चाइल्ड सती के बारे में यहाँ पे बर्नियर ने बताया कि कैसे अपने सामने ये इस चीज़ को देखता है होते हुए। लाहौर की बात है ये, कहता है मैंने एक बहुत
सुंदर, बहुत ब्यूटीफुल यंग विडो को देखा सेक्रीफाइस होते हुए, अपने प्राण देते हुए, हु कुड नॉट आई थिंक हैव बीन मोर देन 12 ईयर्स ऑफ एज। मुझे लगता है उसको देखकर कि वो शायद 12 साल से ज़्यादा उम्र की नहीं होगी। द पोअर लिटिल क्रिएचर अपीयर्ड मोर डेड देन अलाइव। और वो छोटी सी बच्ची बेचारी, वो ऐसा लग रहा था कि अब वो जिंदा है ही नहीं, वो मर चुकी है अंदर से। व्हेन शी अप्रोच्ड द ड्रेडफुल पिट, द एगनी ऑफ हर माइंड कैन नॉट बी डिस्क्राइब्ड। वो बहुत दुखी थी उस समय। शी ट्रेम्बल्ड एंड वेप्ट बिटरली, रोई जा रही थी वो और काँप रही थी। बट 3-4 ब्राह्मणास, 3-4 ब्राह्मण वहाँ पे खड़े थे, असिस्टेड बाय एन ओल्ड वुमेन, जिनको एक बूढ़ी सी औरत थी जिनका साथ दे रही थी, हु हेल्ड अंडर हर द आर्म, फोर्स द अनविलिंग विक्टिम टुवर्ड द फैटल स्पॉट। और उसको जबरदस्ती वहाँ पे मरने वाली जगह पे लेके जाते हैं। सीटेड हर ऑन द वुड, लकड़ी पे बैठाते हैं, उसके हाथ बांध देते हैं, वहीं पे पैर बांध देते हैं, लेस्ट शी शुड रन अवे। वो भाग सकती थी, भागने की कोशिश करती है। एंड इन दैट सिचुएशन द इनोसेंट क्रिएचर्स वर बर्न्ट अलाइव। और फिर उस सिचुएशन में ऐसे बच्चों को जिंदा ही जला दिया जाता था उस समय में। आई फाउंड इट डिफिकल्ट टू रिप्रेस माई फीलिंग्स एंड टू प्रिवेंट देयर बर्स्टिंग फोर्थ इन टू क्लैमरस एंड अनअवेलिंग रेज। कहता है मुझे बहुत गुस्सा आता है इन सारी चीज़ों को देखकर, मेरा बहुत दिमाग खराब होता है कि किस तरीके से इस बच्ची के साथ बिहेव किया जा रहा है, बहुत गलत है। हालांकि बस इसके जितने भी डिस्क्रिप्शन है ना बेटा, इसने जो जो चीज़ें बताई इंडिया के बारे में, लगभग सारी चीज़ें बकवास है। और बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस तो नहीं पूछे जाते हैं इसके वाले अकाउंट से, थोड़ा बहुत ही पूछा जाता है। यूजुअली अल बिरूनी और इब्न बतूता से ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। बट एक चीज़ है जो इससे पूछ ली जाती है, वो सती प्रैक्टिस वाली थी, तो वो बता सकते हो। यही जो डिस्क्रिप्शन था वो थोड़ा सा सही लगा, जो इसने बताया है कि हाँ सच में ये प्रैक्टिस इतनी क्रूअल थी। बाकी सारे डिस्क्रिप्शन आपने देखा कि ये इंडिया के बारे में हद से ज़्यादा बुराई करता था, हर चीज़ में इसको इंडिया में कमी ही दिखती थी। ठीक है, इसी के साथ हमने पूरा चैप्टर कंप्लीट कर लिया ऑलमोस्ट। अब हम कॉन्क्लूजन पे पहुंच चुके हैं, तो देख लेते हैं एक बार कॉन्क्लूजन को भी, ताकि कुछ छूट ना जाए। यू मे हैव नोटिस दैट ट्रैवलर्स अकाउंट्स प्रोवाइडेड अस विद द tantalizing glimpse of the lives of men and women during the centuries. However, their observations were often shaped by the context from which they came. At the same time, there were many aspects of social life that these travelers did not notice, also relatively unknown as are the experiences and observation of men and possibly women from the subcontinent who crossed seas and mountains and ventured into lands beyond the subcontinent. What did they see and hear? How were their relations with the peoples of distant land shaped? What were the languages they use? These and other questions will hopefully be systematically addressed by the historians in the years to come. तो बोला गया है भाई कंक्लूजन के अंदर कि हमने देखा, लोगों के एक्सपीरियंसेस के बारे में समझने की कोशिश करी, ऑब्जर्वेशन के बारे में समझने की कोशिश करी। बट ये सारी चीज़ें जो है वो बहुत शेप होती हैं कि उनका व्यवहार कैसा था यहाँ पे आके इंडिया के अंदर, या फिर उनको कैसा फेस करने को मिला, उनको यहाँ का एनवायरनमेंट कैसा लगा। ये सेम वैसे ही चीज़ है जैसे आप किसी जगह पे घूमने के लिए जाते हैं, उस जगह के बहुत सारे वीडियोस देखकर और आपको समझ में आता है कि ये जगह बहुत अच्छी होगी, बट वहाँ जब आप जाते हो, वहाँ के लोगों से मिलते हो, तो आपका कहीं ना कहीं एक्सपीरियंस खराब हो जाता है। तो आप अपने व्यूज़ के अकॉर्डिंग फिर उस चीज़ों को, उस जगह को डिस्क्राइब करते हो। तो इसी प्रकार से एक पूरा कंप्लीटली रिलाई करना इन चीज़ों पे सही नहीं हो सकता हमारे लिए, क्योंकि डिफरेंस तो है भाई, और इस बात को हमें मानना भी होगा कि एग्जैक्टली हिस्ट्री वैसी हो ये ज़रूरी नहीं है। हालांकि उम्मीद है हमें कि आने वाले सालों में शायद हमें और ज़्यादा अच्छे अच्छे व्यूज़ मिलने लग जाएँ और ज़्यादा सही तरीके से एक्यूरेट चीज़ें हमें पता चलें। तो इसी के साथ हमने पूरा का पूरा चैप्टर अच्छी तरीके से कंप्लीट कर लिया। अब बहुत ज़्यादा मेहनत लगी है ये, आई नो ये वीडियो जो है वो 1 घंटे से ऊपर जा चुका है, बट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था एक चीज़ को एलैबोरेट करना, इसलिए मैंने बहुत अच्छे से बताया आपको। इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्वेश्चंस बहुत बड़े बड़े इससे पूछ लिए जाते हैं, तो ज़रूरी है बेटा आप इसको अच्छे से रिवाइज करो, बहुत अच्छी तरीके से समझो, ताकि कुछ भी कहीं पे भी डाउट रह भी गया हो ना, तो आप उस टॉपिक को दोबारा से देखने की कोशिश करो एक बार, बट कंप्लीट करो। तो इतनी ज़्यादा अगर मैंने मेहनत करी थी तो एक लाइक तो कर ही देना वीडियो के ऊपर, ठीक है। एक कमेंट कर देना नीचे छोटा सा, जिससे मुझे पता चल जाए कि आपको अच्छा लगा है वीडियो, और मैं नेक्स्ट वीडियो फिर फटाफट से लेकर आऊँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, आई होप यू लाइक डेट। और इसके नोट्स जो हैं वो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगे। बाय बाय, हैव अ नाइस डे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।